हाँ जी। कल लास्ट में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने। टॉपिक था अपना ओरिजिन ऑफ राजस्थान, दास्तान की उत्पत्ति वाला पार्ट। तो स्टार्टिंग में तो पार्ट वो था जिसमें संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति है। जैसे अपनी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसमें एक लैंड पार्ट बना जिसमें सभी लैंड पार्ट को मिला के नाम कह दिया हुआ है पेंजिया पार्ट। और जितना पेंजिया के अलावा जो बचा हुआ हिस्सा 71% भाग यानी महासागरीय भाग है उसको नाम क्या दिया गया, पेंथालस। एक समय के बाद एक कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड आया था जिस समय पेंजिया डिवाइड हुआ। और पेंजिया से एक नॉर्थ पार्ट और एक इसका साउथ पार्ट यानी सदर्न पार्ट। ऊपर वाला था अंगारालैंड और नीचे वाला गोंडवाना। और इनके टूटने से बीच वाला भाग एक जियोसिंक्लेन यानी भूसनती वाला पार्ट जिसको नाम क्या दिया गया, टेथिस सी, टेथिस सागर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब अपने को इसमें तो एक इस शब्द को कवर करना है पेंजिया। पेंजिया के साथ अपने आप क्या कवर हो जाएगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और एक ओशियनिक पार्ट कवर करना है, पेंथालासा। और एक इनके डिवाइड होने के बाद कौन सा भाग बना था, टेथिस सी। तो एक इस पार्ट को कवर करना है। फर्स्ट हेडिंग में लिखिएगा पेंजिया। यानी डायग्राम में जो फर्स्ट में कॉन्टिनेंट इंडिकेट करके जो लिखा था पेंजिया। ये पेंजे और पेंथालासा ये शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे, जर्मनी के एक जियोलॉजिस्ट यानी जिनका जियोलॉजी से रिलेशन था, या क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो ये शब्द इनके द्वारा दिए गए, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो सभी महाद्वीप हैं उन सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहा जा सकता है, पेंजिया। संयुक्त रूप का मीनिंग होता है सुपर कॉन्टिनेंट, यानी जो महाद्वीपों का एक स्वरूप है वो पेंजिया है। तो इसमें पेंजिया में लिखेगा अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर कॉन्टिनेंट इज नोन एज पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट का मीनिंग होता है सभी महाद्वीपों का जो एक स्वरूप, सुपर कॉन्टिनेंट इज नोन एज पेंजिया। वर्तमान में इसी में आगे कंटिन्यूस, वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित है या दो भागों में विभाजित हुआ। एट प्रेजेंट पेंजिया is divided into two parts. At present पेंजिया is divided into two parts. वर्तमान में पेंजिया दो भागों में विभाजित। दो भाग कौन से हैं इसके, तो जस्ट नीचे पेंजिया लिख के इसके दोनों पार्ट्स, यानी ऊपर लिखा ना दो भाग, तो दो भाग हैं। एक तो पेंजिया का अंगारा लैंड, ये वाला पार्ट, और सेकंड पार्ट है इसका गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड वाले पार्ट को एक नाम और भी दिया जाता है, लोरेसिया भी कहा जाता है इसको। ज्यादा प्रचलित शब्द यही है अंगारा लैंड।
ऑब्लिक करके दूसरा नाम और लिख दीजिएगा, लॉरेशिया। अब इसमें अंगारालैंड और गोंडवानालैंड की अपोजिट डेफिनेशन होती है। अब जो पेंजिया का जो उत्तरी भाग यानी जो पेंजिया का डिवाइडेशन हुआ, उस पेंजिया में नॉर्थ वाला पार्ट है ये, तो क्या बना अंगारालैंड, और इसके सदर्न का पार्ट ये क्या बना गोंडवानालैंड। तो अंगारालैंड का डेफिनेशन क्या है, नदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज अंगारालैंड, और सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज गोंडवानालैंड। तो इसमें डेफिनेशन लिख दीजिए अंगारालैंड के नीचे, पेंजिया का दक्षिणी भाग अंगारालैंड कहलाता है। नॉर्थ पार्ट है ना, दक्षिण, नदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया, पेंजिया का उत्तरी भाग, दक्षिणी नहीं, पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारालैंड कहलाता है। कल वाला जैसा डायग्राम था उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। नदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया, ये नॉर्थ वाला पार्ट, नदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज अंगारालैंड, पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारालैंड कहलाता है। उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, दक्षिणी भाग, तो वो इस साइड में लिखा जाएगा, पेंजिया का दक्षिणी भाग यानी ये वाला पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया इज नोन एज गोंडवानालैंड। डेफिनेशन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपोजिट है, ये नॉर्थ में है तो वो अपोजिट साउथ में है उसके। पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा जाता है, दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड। अब अंगारालैंड के पार्ट कौन से हैं, तो इसके नीचे एग्जाम्पल या इसके कॉन्टिनेंट्स, तो एग्जाम्पल लिख दो या कॉन्टिनेंट्स लिख दीजिए इसमें। कॉन्टिनेंट्स कल मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि जो नॉर्थ वाले जो है यानी सदर्न अमेरिका के उत्तर में कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, तो ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट ये अंगारालैंड में। अफ्रीका के जस्ट अपोजिट ये ऊपर वाला जो भाग है ये कौन सा आता है, यूरोप वाला पार्ट, ये अंगारालैंड में। यूरोप के जस्ट सामने वाला नॉर्थ एशिया, ये वाला पार्ट अंगारालैंड में। जबकि हमारी जो लोकेशन है इंडिया की वो टेथी सागर के नीचे की ओर है, तो हम किस में हैं, गोंडवानालैंड यानी साउथ एशिया में काउंट होंगे। अफ्रीका वाला पार्ट ये गोंडवानालैंड, साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है ये गोंडवानालैंड। फिर इस साइड में जो बचा हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट ये गोंडवानालैंड, और अंटार्कटिका वाला ये गोंडवाना। इसका मीनिंग जो टेथी सागर की जो लोकेशन है उस टेथी सागर के सारे जो नॉर्थ वाले पार्ट हैं वो सब अंगारालैंड, और अंगारालैंड टेथी सागर के नीचे का जो भाग है वो सब गोंडवानालैंड। तो अंगारालैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, तो अंगारालैंड के नीचे लिखना एक तो उत्तरी अमेरिका, एक जस्ट उसके सामने यूरोप, और एक नॉर्थ एशिया। तो इस साइड में जो अंगारालैंड जो लिखा है उस अंगारालैंड के नीचे एग्जाम्पल या कॉन्टिनेंट महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, सेकंड यूरोप, और एक लिख दीजिए नॉर्थ एशिया। सामने की तरफ जो एग्जाम्पल लिखो पहले तो इनके अपोजिट लिख दीजिए। नॉर्थ अमेरिका का अपोजिट क्या होगा, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का अपोजिट दक्षिणी अमेरिका। यूरोप के अपोजिट कौन होता है, यूरोप के अपोजिट होता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में नॉर्थ एशिया के अपोजिट लिखे साउथ एशिया। साउथ एशिया के आगे ब्रैकेट में लिख दो भारत, और भारत आ गया, इसका मीनिंग अंडरस्टूड है, यहाँ कौन है, राजस्थान इसी में। और फिर भी समझ में नहीं आए तो भारत ओब्लिक राजस्थान भी लिख दो। कई बार क्या होता है कि सर भारत बता दिया, राजस्थान कहाँ पर है। और साउथ एशिया के बाद में एक दो कॉन्टिनेंट और हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये भी गोंडवाना लैंड के पार्ट। मीनिंग है अंगारा लैंड वाले इजी हैं, वो तीन याद कर लो, उसके बाद जितने भी बचे हैं वो सब गोंडवाना लैंड के पार्ट। तो सिर्फ अपने को पेंजिया जब डिफाइन करना होता है तो ये सब बताना होता है कि पेंजिया क्या है। तो जो सुपर कॉन्टिनेंट या सभी महाद्वीपों को मिला के पहले क्या कहा जाता था, पेंजिया। प्रेजेंट में पेंजिया के दो पार्ट हैं, एक तो अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का मीनिंग है कि नॉर्थ पार्ट ऑफ पेंजिया, गोंडवाना लैंड का मीनिंग है कि सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया। अब नॉर्थ पार्ट में वर्ड में अपने को मैप में क्या क्या दिखाई देता है,
तो उत्तर में अपने को नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ही जस्ट सामने अपने को यूरोप, यूरोप के टच में नॉर्थ एशिया, फिर अंगारा लैंड के जस्ट अपोजिट नीचे की और गोंडवाना लैंड में नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका, यूरोप के नीचे अफ्रीका, नॉर्थ एशिया के अपोजिट साउथ एशिया, उसके बाद में बच गए ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इसका मीनिंग एशिया दोनों में प्रेजेंट, एशिया नॉर्थ में आता है अंगारा में और सदर्न पार्ट आता है गोंडवाना। तो अपन जो है इंडिया वाले जो भाग है वो एशिया के सदर्न कंट्रीज में, दक्षिणी राष्ट्रों में है अपन, यानी गोंडवाना लैंड पार्ट में। तो एक तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया इस मैप में, पेंजिया वाला पार्ट। तो स्टार्टिंग वाले इस मैप में पेंजिया यानी इसके साथ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये भी कंप्लीट हो गए। अब इस मैप में स्टार्टिंग वाले पोर्शन में क्या बचा हुआ है, हेडिंग में लीजिए सेकंड पॉइंट पेंथालस। ये दोनों शब्द हैं या जो ये वोकेब है ये अल्फ्रेड वेगनर की है, पेंजिया पेंथालसा, तो इसमें भी रेफरेंस वही देना है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार वहां थे सभी महाद्वीप, यहाँ रहेंगे सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर ओसेनिक पार्ट, सुपर ओसेनिक पार्ट या ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑल ओसेनिक पार्ट्स, सभी महासागर। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर ओसेनिक पार्ट या ब्रैकेट में ऑल ओसेनिक पार्ट यानी सभी महासागर, सुपर ओसेनिक पार्ट ब्रैकेट में ऑल ओसेनिक पार्ट इज नोन एज पेंथालासा, क्योंकि वो एक यूनिट के रूप में इज नोन एज पेंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा जाता है। तो वर्ल्ड मैप में आपको ध्यान है कि ये वाला जो पार्ट है अपना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसके वेस्ट वाला पार्ट है ये अपना पैसिफिक ओशियन। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो एस शेप में, अल्फाबेट एस में है, अटलांटिक ओशियन। ये अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक है, बीच में कौन है, अटलांटिक। अटलांटिक का पुराना नाम था अंध महासागर। अंध का मीनिंग होता है जो डार्क एरिया हो, जिसके बारे में नॉलेज ना हो, क्योंकि पहले नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बारे में फाइंड आउट नहीं किया गया था, इसका मीनिंग आगे कुछ नहीं था। बाद में ये आगे जाके 1492 के अंदर अमेरिका को फाइंड आउट किया गया, तो एक नई दुनिया अपने सामने आई। तो नई दुनिया का महाद्वीप अमेरिका को कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका को सबसे पहले फाइंड आउट ये हुआ था। बाद में साउथ अमेरिका के बारे में पता चला, क्योंकि पहले अपने समुद्री यात्राएं प्रतिबंधित थी, वे धर्म के विपरीत मानते थे, कहते थे समुद्र के अंदर गया तो वो नरक में गया, तो लोग करते ही नहीं थे। फिर अपना एक रेनेसा टाइम पीरियड यानी पुनर्जागरण युग स्टार्ट हुआ, नॉलेज की बातें स्टार्ट हुई, रिसर्च स्टार्ट हुए, तब जाके इटालियन, पुर्तगाली, यूरोपियन, वहाँ के कुछ नाविक हैं, उन्होंने ये प्रयास किए कि विश्व में कुछ चीज़ों को फाइंड आउट किया जाए। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि हम ही नहीं है, हमारे अलावा भी विश्व के अंदर और स्थान भी बचे हुए हैं। तो फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के कारण इसका जो आगे का जो नॉलेज था वो धीरे धीरे पता लगने लग गया। तो बाद में इसको नाम क्या दिया गया, अटलांटिक। फिर यानी अपने लिए वो अंधेरा नहीं, उसके बाद में अपने नॉलेज वाली चीज़ें आने लग गई। जैसे पहले अफ्रीका है, तो अफ्रीका के जो लोग हैं ये क्या होते हैं, इक्वेटर लाइन के नज़दीक एरिया होता है अफ्रीका वाला एरिया। तो शरीर में तो हष्ट पुष्ट होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से आलसी होते हैं। इसका मीनिंग इनमें दास प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो यूरोपियन कंट्रीज में जब भी स्लम की आवश्यकता होती है या दासों की जब आवश्यकता होती, तो ये कहाँ से उठा के लाते, अफ्रीका वालों को, कि भाई ये व्यक्ति सिर्फ खाने पीने में विश्वास रखते हैं, दिमाग लगाने में कम रखते हैं।
तो इस अफ्रीका को नाम दिया गया था अंध महाद्वीप, यानी जिस महाद्वीप की नॉलेज कम है तो वो अंध महाद्वीप के रूप में था। जब धीरे धीरे लोगों में नॉलेज एक दूसरे से कांटेक्ट में आए, धीरे धीरे इसको नाम क्या दे दिया गया, अफ्रीका। तो वो लोग जहाँ के लोगों को नॉलेज कम था वो हैं अंध महाद्वीप वाले, और जिस जलीय भाग का नॉलेज कम था वो क्या था, अंध महासागर। तो एक तो अपना पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियनिक पार्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियनिक पार्ट है अटलांटिक, थर्ड लार्जेस्ट माना जाता है इंडियन ओशियन हिंद महासागर, जो हिंद देश के नीचे नहीं, हिंदुस्तान के नीचे वो हिंद महासागर, और दो ऊपर नीचे वाले आर्कटिक और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 7 कॉन्टिनेंट्स में भी शामिल होता है और 5 ओशियनिक पार्ट में भी काउंट होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा लैंड पार्ट जिसका 75% पार्ट, जिसका 75% पार्ट वाटर या ग्लेशियर कवर्ड हो, तो अंटार्कटिका का 98% भाग ग्लेशियर से कवर है। तो इसका मीनिंग 75% से अधिक भाग पानी से घिरा हुआ हो या बर्फ से घिरा हुआ हो, उसको हम ओशियनिक डेफिनेशन में ले सकते हैं। तो अंटार्कटिका के नीचे तो लैंड है तो वो कॉन्टिनेंट में भी काउंट है, और एक वो 5 ओशियनिक पार्ट है उनके अंदर भी दर्जा है। तो अपनी जो एनसीईआरटी वगैरह है 6ठी 7वीं 8वीं तक की बुक है, वहां तक तो अपने महासागरों की संख्या कितनी दी हुई है, 4, ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, मास्टर से नहीं पूछें कि महाद्वीप भी है महासागर भी है क्यों। तो ये बाद में आगे ग्रेजुएशन या पीजी में जाते जाते बता दिया जाता है कि इसमें ये कंडीशन होती है, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अपने कॉन्टिनेंट्स में भी काउंट है और ओशियनिक पार्ट में भी काउंट, क्योंकि 6ठी क्लास में अपने पृथ्वी गोल होती है, और पहली दूसरी क्लास की कोई बुक्स है तो उसमें बताया जाता है बेटा पृथ्वी अंडाकार है, क्योंकि बच्चे को अंडे का फंडा जल्दी समझ में आता है कि भाई अंडे को दिखा दिया जाता है उसको कि इस तरीके की पृथ्वी है, तो पृथ्वी वास्तव में अंडाकार थोड़ी ना है। वो तो दिमाग में उसके एक बार डाला जाता है कि पहले गोल करने से पहले इसके दिमाग में डाल दें कि अंडे जैसी है, जैसे कई बार कहते हैं भाई अंडे की तरह गोल, तो अंडा गोल थोड़ी ना है कभी। 6ठी क्लास में जाते जाते उसका नॉलेज वो अंडा है, उस अंडे को थोड़ा सा गोल करते हैं अपन। 6th क्लास में जाके पृथ्वी कैसी होती है, राउंड शेप में। 11th क्लास में जाके ठीक होती है कि पृथ्वी जियोड जैसी है, जियोड यानी पृथ्वी पृथ्वी जैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, सुरजीत, सुरजीत कैसा है, सुरजीत सुरजीत जैसा है। विजय कैसा है, विजय विजय जैसा है। तो मीनिंग पृथ्वी पृथ्वी जैसी है, जियोड शेप। जियोड शेप होता है नारंगी जैसा, ऑरेंज जैसा, जिसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा चपटा है, क्योंकि अपने ग्रेविटी फोर्स है वो सबसे ज्यादा लगता है नदन पोल पे और सदन पोल पे, और जहाँ ग्रेविटी फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वहां पृथ्वी थोड़ी चपटी होगी। और कोई भी गोल घूमती हुई चीज है तो उसके ऊपर जहाँ पे उसके रोटेशन का इफेक्ट होगा वो हिस्सा उसके बाहर जाने का प्रयास करेगा, जो हमारे 0 डिग्री वाला पार्ट है, यानी इक्वेटर लाइन वाला। तो पृथ्वी भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, थोड़ी उभरी हुई है, जबकि पोलर एरिया में थोड़ी चपटी नीचे दबी हुई है। तो जब भी हमारे इंडिया से या वर्ल्ड में कभी भी सैटेलाइट अपने यहाँ से भेजे जाते हैं तो ध्रुवों से भेजे जाएंगे या 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो इंडिया का जो सैटेलाइट पॉइंट है जहाँ से अपन सैटेलाइट जो प्रक्षेपित करते हैं, लॉन्च करते हैं, वो भी भारत के उत्तर में नहीं होके सदन की तरफ है। तो अब अपने जो ये वाला जो पार्ट था, ये वाले जलीय भाग, ये सारे पेंथालासा हैं। तो पेंथालासा वर्तमान में कितने भागों में डिवाइड है, 5। लेकिन उसमें सबसे मेन पार्ट कौन है, प्रशांत महासागर। सभी महासागरों को अगर आप ये मानो कि सभी महासागर हैं वो पृथ्वी का 100% जलीय भाग महासागर के तौर पे, कि ओशियनिक तौर पे जो 100% वाटर है वो 5 ओशियंस के पास है। और उन 5 में से अगर पैसिफिक ओशियन का अगर पूछा जाए, प्रशांत महासागर का एरिया पूछा जाए कि महासागर अगर 100% एरिया में मान लिए जाए तो पैसिफिक ओशियन कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 46। और बाकी जो रिमेनिंग 4 ओशियनिक पार्ट हैं उनके पास है 54। यानी अप्रोक्सीमेट अपने को लगता है कि अकेला प्रशांत महासागर अन्य महासागरों के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लगभग 50% के आसपास है। तो इसका मीनिंग है कि पेंथालासा का मूल महासागर कौन है, पैसिफिक ओशियन। जैसे पृथ्वी का जो एरिया है जो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया माना जाता है, उसमें अकेला प्रशांत महासागर लगभग 16 से 17 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया पे। तो संपूर्ण पृथ्वी का अकेला प्रशांत महासागर कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट, कितना परसेंट, 33%। जबकि संपूर्ण पृथ्वी पे महाद्वीप महाद्वीप कितने परसेंट भाग पर है, 29%।
यानी महाद्वीपों को उठा के अपन ले जाके प्रशांत महासागर में डालें तो सारे डूब जाएंगे, प्रशांत महासागर फिर भी बच जाएगा। इसका मीनिंग सभी महासागरों को एज इट इज अपन प्रशांत अकेले महासागर में समा सकते हैं। तो पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है जितनी पूरी पृथ्वी का लैंड पार्ट नहीं है, उससे भी ज्यादा बड़ा पैसिफिक ओशन अकेला है। तो इसका मीनिंग पेंथालासा का मूल महासागर कौन है? पैसिफिक। तो पेंथालासा की डेफिनेशन के जस्ट बाद नोट में एक लाइन लिखिएगा। अब पेंथालासा अपने राजस्थान से रिलेवेंट तो नहीं है, तो राजस्थान से यहाँ कोई रिलेशन नहीं बता पाएंगे। राजस्थान में कोई महासागर है क्या? नहीं है, तो ये पेंथालासा राजस्थान से कोई डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। तो इसमें नोट में एक लाइन लिख दीजिएगा, पेंथालासा का मूल महासागर प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन is the main ocean of Panthalassa. Pacific Ocean is the main ocean of Panthalassa. पेंथालासा का मूल महासागर प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक ओशन इज मेन ओशियन ऑफ पेंथालासा। यानी इसके ओशियन और भी हैं, लेकिन मेन मुख्य कौन सा है? प्रशांत, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा यही। अब इसके बाद में यानी जो अपने डायग्राम बने हुए थे, इसमें ये पार्ट पेंजिया कंप्लीट हो गया। पेंजिया के दोनों पार्ट अपने कंप्लीट हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पेंजिया के साथ। पेंजिया के बाद में दूसरा बचा हुआ भाग कौन सा था? पेंथालासा वाला पार्ट। तो पेंथालासा सभी महासागरों को मिला के बोला जाता है, जिसका मेन पार्ट कौन है? पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। अब सेकंड में ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो बने थे, इनके बीच में एक पार्ट बना था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टेथिस सी, टेथिस सागर। इसमें लिखेगा टेथिस सागर एक भूसन्नति है, या यह एक भूसन्नति है। इट्स ए जियोसिंक्लाइन, ये एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित। इट्स ए जियोसिंक्लाइन which is lies between या which is located between अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित। टेथिस सी या इट्स ए जियोसिंक्लाइन which is lies between अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ये एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित। अब इंडिया के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए टेथिस सी को, जैसे भारत का ये सदन वाला जो पार्ट है, जहाँ पे एक पठारी भाग हम मानते हैं, भारत का प्रायद्वीप पठार, जो अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया माना जाता है, प्रायद्वीप पठार। द्वीप का मीनिंग क्या होता है? यानी एक ऐसा लैंड पार्ट जो चारों ओर वाटर कवर्ड हो, यानी ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ, उसको आइलैंड या द्वीप कहा जाता है। जो चारों ओर से नहीं, तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो, उसको प्रायद्वीप या पेनिनसुलर कहा जाता है। तो भारत का जो पठार है वो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है। तो ये ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, ये क्या है इसकी? ये प्रायद्वीप। और फिजिकल डिवीजन के तौर पे, भौतिक प्रदेश के तौर पे ये क्या है? पठार। तो इसको कहा जाता है प्रायद्वीप और इसको कहा जाता है पठार। तो इस कारण इस लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको बोला गया है प्रायद्वीप पठार। तो इस प्रायद्वीप पठार को माना जाता है इंडिया में गोंडवाना लैंड का पार्ट, और हिमालय के उत्तर में माना जाता है अंगारा लैंड। और इसे गोंडवाना लैंड यानी भारत का प्रायद्वीप पठार है। इसके जब आप इंडियन ज्योग्राफी में स्टडी करोगे पठार की, तो इसमें दो तरीके से इसका स्टडी या अध्ययन होता है। एक तो इस पठार के कुछ प्लेट्यूज हैं, पठारी भाग,
और एक इसमें कुछ माउंटेन्स भी आती हैं, पर्वतमालाएं भी आती हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में कभी आपने सुना हो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट, जो पूर्व की तरफ है वो पूर्वी घाट और जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिमी घाट। इधर जो एमपी की तरफ है सतपुड़ा, विंध्यन माउंटेन, जो राजस्थान की ओर है वो अरावली। ये सब माउंटेन्स इसी के ही पार्ट। तो प्रायद्वीप पठार का अध्ययन एक तो माउंटेन्स के रूप में होता है, जिसमें राजस्थान से रिलेवेंट कौन है, तो अरावली को वैसे राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान के लिए एक माउंटेन है, और वैसे इंडियन ज्योग्राफी में देखा जाए तो ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। फिर प्रायद्वीप पठार में कुछ प्लेट्यूज भी हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां मिलेगा दक्कन पठार, कर्नाटक में जाओगे तो मैसूर प्लेट्यू, और इस साइड में तेलंगाना में जाओगे तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश में जाओगे तो रायलसीमा का पठार, मध्य प्रदेश में आओगे तो इस साइड में आपको मिलेगा मालवा का पठार, और इस साइड में राजस्थान की ओर आओगे तो यहाँ हाड़ा राजाओं ने शासन किया था, उस एरिया में पठार है, इस कारण हाड़ौती पठार। तो हाड़ा तो वो डायनेस्टी था, उस वंश था, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया हाड़ौती। फिजिकल डिवीजन क्या है, ये पठार, इस कारण हाड़ाओं का एरिया होने के कारण इसको हाड़ौती का पठार। जैसे एमपी और यूपी का जो बीच का एरिया है, जिस एरिया में एक फेमस जगह आती है झांसी, तो झांसी की रानी की जो कविता है वो पढ़ी है कभी आपने, तो उसमें एक लाइन आती है, हर बोले बुंदेलों के मुँह हमने सुनी एक कहानी थी। तो ये जो बुंदेलों का एरिया है इस कारण इसको कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार है यूपी और एमपी। एमपी का एक पार्ट या इससे एक पार्टीशन अलग किया गया छत्तीसगढ़, इस साइड में बघेल है, पिछली बार मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तो ये है बघेलखंड का पठार। तो एमपी से छत्तीसगढ़ का प्लेट्यू बघेलखंड प्लेट्यू, एमपी से यूपी का जो प्लेट्यू बुंदेलखंड का प्लेट्यू। ये कास्ट या जाति या वंशों के आधार पे, जैसे राजस्थान में हाड़ा वंश था तो पठार का नाम हाड़ौती, यूपी एमपी के बीच में बुंदेल अधिक है बुंदेलखंड प्लेट्यू, इसके बीच में एमपी छत्तीसगढ़ में बघेल अधिक है बघेलखंड। बाकी कुछ के नाम एरिया के अकॉर्डिंग भी दिए गए, जैसे छोटा नागपुर झारखंड में है, नागपुर महाराष्ट्र में, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू अपने झारखंड में। फिर आगे मेघालय की ओर एक उसकी कैपिटल आएगी शिलोंग, तो शिलोंग का पठार कहाँ पर, मेघालय की ओर। तो ये लोकेशन के अकॉर्डिंग नाम। तो कुछ नाम है कुछ वंश या डायनेस्टी के अकॉर्डिंग, कुछ कास्ट या जातियों के अकॉर्डिंग, और कुछ है लोकेशंस के अकॉर्डिंग। तो इन प्लेट्यूज में इंडिया के राजस्थान का प्लेट्यू कौन सा आता है, हाड़ौती। तो वैसे देखा जाए तो हमारे लिए तो दो भाग हैं, एक तो हमारे लिए माउंटेन, एक हमारे लिए प्लेट्यू, लेकिन इनको देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी में ये एक ही फिजिकल डिवीजन का पार्ट है, प्रायद्वीप पठार यानी गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के ऊपर का जो भाग बचा है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का पार्ट, ये भारत में इन माउंटेन और प्लेट्यूज को छोड़ दिया जाए तो बीच में यहाँ पानी भरा हुआ था, वो था टेथिस सी। अब उस टेथिस सी में इंडिया का क्या क्या पार्ट बना है, तो इंडिया का ये जो भाग बना हुआ है ये तो अपने को पता है किस रूप में था, प्रायद्वीप पठार। अब इंडिया का जो इंडिया के नॉर्थ वाला भाग था चाइना की तरफ, ये अंगारा लैंड और ये हमारा गोंडवाना लैंड। अब इसके बीच में जो फिजिकल डिवीजन बने वो धीरे धीरे इस साइड में एक तो टेथिस सी में बना हिमालय, तो हिमालय जैसे बना इसकी दोनों प्लेट्स यानी जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इसमें धीरे धीरे जो जियोसिंक लैंड पार्ट यानी टेथिस सागर था, इस वाले पार्ट में दोनों तरफ से सेडिमेंट डलना स्टार्ट हुए वापस। तो इस एरिया में अगर सेडिमेंट डलेंगे तो इसका तल क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर होगा, प्रेशर लगेगा इस तल के ऊपर। जैसे जैसे सेडिमेंट आप ज़्यादा डालोगे तो इसका तल नीचे की ओर सबडेक्ट होगा, नीचे की ओर धसेगा, तो धीरे धीरे नीचे धसेगा तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड एक दूसरे के नज़दीक आएंगे वापस। तो एक एक बार तो ये डिवाइड हुए पेंजिया, डिवाइड होने से अंगारा लैंड और बीच में क्या बना, टेथिस सी। फिर सेडिमेंट जब डलना स्टार्ट हुए तो इसका तल वापस सबडेक्ट होता चला गया, तो सबडेक्ट होगा नीचे की ओर धसेगा तो दोनों आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ये कंटिन्यूस नजदीक आ रहे हैं। तो ये गोंडवाना लैंड चल रहा है ऊपर की तरफ और ये अंगारा लैंड आ रहा है नीचे की तरफ। इस कारण अपने जो अर्थक्वेक या भूकंप की जो घटनाएं हैं वो हिमालय की ओर अधिक होती हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेटें टकराती हैं, और इसी कारण हिमालय को कहा जाता है न्यूली माउंटेन, नवीनतम पर्वत। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स के बीच में है और ये सेडिमेंट्स हैं, ये इस वाले भाग में ज़्यादा ऊपर की तरफ आ गए क्योंकि ऊपर वाली प्लेट का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेडिमेंट ऊपर की तरफ उठ गए। इस एरिया में सेडिमेंट इतने ऊपर नहीं उठे,
तो हिमालय के बनने के बाद उसकी बहुत अधिक हाइट, और जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो ऊपर की जो ह्यूमिडिटी होगी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लेशियर में। तो हिमालय के ऊपर धीरे धीरे वायुमंडल की आर्द्रता इसके ऊपर हाइट वाले एरिया में धीरे धीरे किसके रूप में फ्रीज हो गई, आइस के रूप में या ग्लेशियर्स के रूप में। अब ये ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सामान्य सी बात है, ग्लेशियर जैसे ही पिघलेंगे तो इनसे ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, नदियाँ, और ये नदियाँ यहाँ सेडिमेंट जमा करेंगे अवसाद। नदियों में क्या होता है, जल जब मिट्टी को बिछाता है तो उसको जलोढ़ कहा जाता है, एलुवियल सोइल। इससे बनना स्टार्ट हुए अपने उत्तर विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान, यानी इंडिया के नॉर्थ में प्लेन बनना स्टार्ट हुए जो काफी बड़े थे। इस साइड में इंडस प्लेन, सिंधु का मैदान, भारत के बीच में गंगेटिक प्लेन, इंडिया के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो भारत का उत्तर विशाल मैदान है, उसका निर्माण मुख्यतः 3 नदियों से हुआ। पाकिस्तान की तरफ इंडस सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं अपन, तो उस साइड में तो सिंधु से बना। मिड इंडिया या भारत का मुख्य मैदान बना गंगेटिक प्लेन, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की ओर ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इन तीनों मैदानों को मिला के नाम दिया गया उत्तर विशाल मैदान, क्योंकि इंडिया के कौन से डायरेक्शन में है, और भारत के पश्चिम से पूर्व तक फैले हुए, इस कारण इनको बोला गया विशाल। और बने क्या, इस कारण ये उत्तर विशाल मैदान। फिर बाद में इस साइड में राजस्थान के डेजर्ट एरिया से एक नदी बहा करती थी पहले, सरस्वती। ये हिमालय का एक सदर्न पार्ट था, शिवालिक हिमालय। ये हिमालय पढ़ोगे उसमें आएगा, सदर्न ब्रांच को शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक से एक नदी आया करती थी, सरस्वती, और धीरे धीरे शिवालिक के जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो गए, समाप्त हो गए। तो इस नदी का जो फ्लो पश्चिमी राजस्थान में जो था, जो कि एक उपजाऊ मैदान के रूप में था, जहाँ हनुमानगढ़ के आसपास कुछ सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी अपने, जो इंडस सिविलाइजेशन के इक्विवेलेंट मानी जाती हैं, कालीबंगा और पेलीबंगा। तो धीरे धीरे उन सभ्यताओं के समाप्त होने का मुख्य कारण नदियों का समाप्त होना। हालांकि कारण अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ कहते हैं पेंडेमिक डिजीज या महामारियां आ गई थी, उससे सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ कहते हैं अकाल पड़े, उससे समाप्त हो गई। कुछ कहते हैं अर्थक्वेक या भूकंप आया, उसके कारण। तो अलग अलग कारण बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कारण यह भी लगता है कि धीरे धीरे यहाँ से नदियों ने बहना समाप्त कर दिया, तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ही चेंज हो गई, कि जिस एरिया में उपजाऊ भाग थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, डेजर्ट। तो फिर धीरे धीरे ये बना ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम नाम क्या देते हैं, थार डेजर्ट। अकेली थार बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 4x4 भी आ रखी है, ये गाड़ी पे चले जाते हैं। तो इसका मीनिंग है कि जो टेथिस सागर है, उस टेथिस सागर पे क्या क्या बना हुआ है, हिमालय, उत्तर विशाल मैदान और मरुस्थल यानी थार डेजर्ट। और बाकी जो नीचे वाला जो भाग है, गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान के जो 4 भाग हैं, उनमें से 2 मिट्टी वाले जो भाग हैं वो तो बने हैं टेथिस सागर से, और जो चट्टानी भाग हैं वो किससे बने हैं, गोंडवाना लैंड यानी भारत के प्रायद्वीप पठार। तो राजस्थान के पास फिजिकल डिवीजन कितने हैं, जिसमें 2 टफ पार्ट हैं, 2 सेडिमेंट या मिट्टी वाले पार्ट। टफ वाले पार्ट पहले बने अरावली और हाड़ौती, मिट्टी वाले भाग बाद में बने मरुस्थल और पूर्वी मैदान। मैदानों का निर्माण तो अब भी जारी है। राजस्थान में चंबल नदी बहती है क्या, पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, चंबल में बाढ़ आ गई, बनास में बाढ़ आ गई, बनास में बिसलपुर डैम बना हुआ है। तो ये इसलिए बने हुए हैं क्योंकि नदियां प्रेजेंट में भी हैं। तो मैदानी भागों का फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस अब भी चल रहा है। तो मैदान तो राजस्थान के 4 फिजिकल डिवीजन में सबसे नवीनतम है। अरावली राजस्थान के 4 फिजिकल डिवीजन में सबसे प्राचीनतम या ओल्डेस्ट है, सबसे पहले बनी हुई है अरावली। तो आपको अगर 2 का पता है तो बाकी 2 का सीक्वेंस आप निकाल लोगे। आपको पता है कि अरावली ओल्डेस्ट है, प्राचीन है, और मैदान नवीनतम है। तो अरावली के साथ दूसरा कौन सा भाग रहेगा, पठारी भाग हाड़ौती, और मैदान के साथ दूसरा भाग सोइल वाला पार्ट रहेगा डेजर्ट। तो चट्टान वाले के साथ चट्टान वाला रखना है, अरावली के साथ हाड़ौती, और मिट्टी वाले के साथ मिट्टी वाला रखना है, यानी मैदान के साथ डेजर्ट। तो अब सीक्वेंस आप इजीली निकाल सकते हो कि प्राचीनतम से नवीनतम की ओर, यानी ओल्डेस्ट से, और न्यूली फिजिकल डिवीजन बताने हैं। तो प्राचीन अरावली के साथ, वैसे इसको याद ही मत करो, पहले अरावली और नवीनतम जाना है तो मैदान, ये 2 पहले फिक्स कर दो। उसके बाद में अरावली के साथ हाड़ौती, और मैदान के साथ डेजर्ट, और उसके बाद में मैदान। और मैदान से यानी नवीनतम से प्राचीनतम की ओर जाना हो तो पहले तो 2 तय कर दो कि मैदान, और लास्ट में अरावली आना चाहिए। तो मैदान के साथ डेजर्ट, और अरावली के साथ हाड़ौती, और लास्ट में अरावली। तो ये हो गया न्यूली टू ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन।
पुराने वाले जो दो हैं वो जी के पार्ट हैं, गोंडवाना लैंड, और नए वाले हैं वो दो टी के पार्ट। तो ये जो टेथी सागर वाली डेफिनेशन आपने लिखी है कि टेथी सी ए जियोसिंक लैंड विच इज लाइज बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, कि टेथी सागर एक भूसनती है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित। अब उस टेथी सागर का अपने इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो हिमालय, नॉर्थ ग्रेट प्लेन एंड थार डेजर्ट आर फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी। ये हिमालय, उत्तर विशाल मैदान और थार मरुस्थल का निर्माण किस पर हुआ है? टेथिस सागर। इसका टेथिस सागर इज द मदरलैंड ऑफ थार डेजर्ट, मदरलैंड ऑफ नॉर्थ ग्रेट प्लेन और मदरलैंड ऑफ हिमालय। इन सब की जन्मभूमि या मातृभूमि कौन है? टेथिस सी। तो हिमालय की जन्मभूमि किसको कहा जाता है? तो ये टेथिस सागर के गर्भ से निकला हुआ है हिमालय, यानी जो ये बीच वाला भाग था जियो सिंक लैंड टेथिस सी, इससे ही हिमालय निकला हुआ है। और इसी में ही अपना उत्तर विशाल मैदान बना हुआ है। तो उत्तर विशाल मैदान के लिए भी मदरलैंड कौन है? टेथिस सी। और उसी टेथिस सी का ही पार्ट अपना डेजर्ट, तो डेजर्ट की मदरलैंड भी कौन है? टेथिस सी। तो टेथिस सी की डेफिनेशन या उसका एरिया बताने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेगा इन फिजिकल डिवीजन के नाम लिखने हैं हिमालय, उत्तर विशाल मैदान एवं थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। हिमालय, नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तर विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान एंड थार डेजर्ट आर फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी। हिमालय, उत्तर विशाल मैदान एवं थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है या टेथिस सागर में हुआ है, दोनों ही ठीक है। तीनों के नाम लिख दीजिएगा, हिमालय, उत्तर विशाल मैदान एवं थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। यानी दीज फिजिकल डिविजन्स आर फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी। ये भौतिक प्रदेश हैं, ये टेथिस सागर में बने हैं या टेथिस सागर पे बने हुए। तो ये तो अभी तक अपन जो स्टार्टिंग में अपना जो डायग्राम था ये वाला, उस डायग्राम में जितनी भी वोकेब थी पेंजिया, पेंथालासा और टेथिस सी, ये कंप्लीट हो गई अपनी। अब इनमें से राजस्थान का रिलेशन किस किस से? एक तो जी से है और एक टी से। तो इसका मीनिंग राजस्थान का जो निर्माण है उसमें योगदान किसका है? जीटी का। एक गोंडवाना लैंड और एक है टेथी सागर। गोंडवाना लैंड में अपने पुराने वाले भाग आएंगे अरावली और हाड़ौती, और टेथी सागर में अपना डेजर्ट और अपना ईस्टर्न प्लेन। तो अब हेडिंग डालिए राजस्थान का निर्माण। तो अब इस थ्योरी को राजस्थान के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे अपन। फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का निर्माण। राजस्थान के निर्माण के आगे शॉर्ट में लिख दीजिए जीटी। जीटी का मीनिंग क्या है? तो ये राजस्थान के निर्माण में दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक तो अल्फाबेट में जी पहले आता है या टी? जी को पहले रखना है, और सीक्वेंस में टी बाद में आता है तो टी को बाद में रखना है। जी लिख के उसके आगे क्या लिखोगे? गोंडवाना लैंड। और टी लिख के उसके आगे टेथिस सी या टेथिस सागर। तो जो अल्फाबेटिक सीक्वेंस में पहले है उसके फिजिकल डिवीजन भी पहले बने हुए, यानी जी पहले है तो जी वाले भाग कौन कौन से हैं? अरावली एंड हाड़ौती। अब इन दोनों में भी पहले तय करना है सबसे प्राचीन किसको माना गया राजस्थान में? ए वाले पार्ट को। फिर आता है एच। अरावली माउंटेन या अरावली पर्वतमाला।
इसके बाद में सेकंड है हाड़ौती। हाड़ौती किसके रूप में, प्लेट्यू या पठार के रूप में? हाड़ौती पठार। तो गोंडवाना लैंड में दोनों टफ पार्ट आ गए अपने, चट्टानी भाग अरावली और हाड़ौती। टेथी सागर में दोनों सेडिमेंट या मिट्टी वाले भाग आएंगे, जिसमें पहले या नवीनतम किसको रखें आगे? आगे वाला पहले रख दो, ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान। उससे पहले कौन बना है? डेजर्ट या मरुस्थल। ये वाला ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान। अब इसमें जो नवीनतम है उसके नीचे मेंशन कर दीजिए न्यूली फिजिकल डिवीजन, और जो प्राचीनतम है उसके नीचे लिख दीजिए ओल्डेस्ट या प्राचीनतम। और इस साइड में एरो करके और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, यानी आपके माइंड में रहे कि इसलिए क्वेश्चन अप्लाई किया जा सकता है सीक्वेंस वाला। या चारों के नाम लिख के, जनरली अभी तक जो पूछा गया वो चारों का नाम लिख के और पूछा गया ओल्डेस्ट कौन सा है, अरावली। यानी अभी तक सीक्वेंस पूछा नहीं गया है, कभी पूछे तो सीक्वेंस ये रहेगा मैदान की तरफ। जनरली यही पूछा जाता है ओल्डेस्ट वाला कौन सा है, यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, अरावली वाला पार्ट। तो अरावली के नीचे ओल्डेस्ट और उस साइड में न्यूली फिजिकल डिवीजन, नवीनतम भौतिक प्रदेश। तो यहाँ एरो करके एक क्वेश्चन मार्क। फिर भी समझ में नहीं आए तो निर्माण का क्रम यानी सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन, उसके नीचे लिख दो निर्माण का क्रम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन सा बना राजस्थान में, तो आंसर रहेगा अरावली। कई बार अरावली ऑप्शन नहीं होता है, तो अरावली ऑप्शन नहीं होगा तो आंसर फिर क्या रहेगा, हाड़ौती। ये अरावली क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा, क्योंकि कई एक ही रट के जाते हैं प्राचीनतम अरावली है। तो अरावली सबसे प्राचीनतम है, एक क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि जो पढ़ कर आए हैं वो तो ये है। अब बताओ प्राचीनतम कौन है, तो फिर प्राचीनतम कौन है, फिर हाड़ौती रहेगा। है तो वैसे अरावली, लेकिन एक क्वेश्चन में ही दे दिया गया। जो हमें पता है, जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, दूसरा बड़ा कौन सा है? तो इसका मीनिंग आजकल अपने को एक सीक्वेंस 2 या 3 तक कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हम याद करके जाते हैं एक डिजिट, वो तो वो वहाँ क्वेश्चन में ही रखते हैं कि जो याद करके आए वो ये है। इसके बाद सेकंड बताइए कौन। अब जैसे कि ये वाले जो भाग बताए मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अरावली और हाड़ौती, ये इंडियन ज्योग्राफी में कहाँ पे काउंट होते हैं? प्रायद्वीप पठार के अंदर। जबकि जो ये डेजर्ट यानी जो पहले सरस्वती का मैदान था, और ये उत्तर विशाल में, ये ईस्टर्न प्लेन है, ये दोनों काउंट होते हैं इंडिया के उत्तर विशाल मैदान में। यानी अपने लिए तो ये 4 हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में कितनी जगह काउंट होंगे? सिर्फ 2 जगह। ये नॉर्थ ग्रेट प्लेन में काउंट होते हैं दोनों। नॉर्थ ग्रेट प्लेन का वो भाग जो अपने आप में अभी ड्राई हो चुका है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो चुके हैं, वो तो क्या बन चुका है, डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। वास्तव में देखा जाए तो वो सरस्वती नदी का ही मैदान था। और ये वाला जो भाग है वो इंडियन ज्योग्राफी में आता है प्रायद्वीप पठार के रूप में, लेकिन अपने लिए एक माउंटेन के रूप में और एक प्लेट्यू के रूप में। अपने लिए 2 फिजिकल डिवीजन इंडियन ज्योग्राफी में एक में ही काउंट होंगे। अपने लिए 2 फिजिकल डिवीजन अलग से, इंडियन ज्योग्राफी में एक। तो अपने लिए टोटल फिजिकल डिवीजन राजस्थान में और भारत में ये 2 में काउंट होते हैं। तो ये दोनों जो आपने स्टार्टिंग वाले जो लिखे हैं, इन दोनों को जस्ट नीचे नोट या विशेष में एक साथ लीजिए, अरावली एवं हाड़ौती। भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। अरावली एंड हाड़ौती आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अरावली एंड हाड़ौती
अरावली एंड हाड़ौती आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये दो तो कवर हो गए, जबकि बचे हुए कौन से हैं? जबकि मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। वाइल डेजर्ट एंड ईस्टर्न प्लेन, while desert and eastern plain are the part of northern great plain of India। जबकि मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। while desert and eastern plain are the part of north great plain of India। यानी दो भाग तो हमारे प्रायद्वीप पठार में काउंट होंगे, दो उत्तर विशाल मैदान में काउंट होंगे। तो अपने लिए तो हैं चार, और इंडियन ज्योग्राफी में वो दो में काउंट होते हैं। तो यही राजस्थान है। चारों भाग ही क्या है? राजस्थान। एक अरावली, एक हाड़ौती, एक डेजर्ट और एक मैदान, इन चारों को मिला के हम बात करें तो ये राजस्थान है। तो टॉपिक का नाम यही था, राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है? तो एक सिर्फ कीवर्ड आपको याद होना चाहिए, जीटी से हुआ है। जिसमें जी वाले हैं वो ओल्डेस्ट पार्ट है क्योंकि ये पहले आता है, और टी है ये बाद में। क्योंकि गोंडवाना लैंड को हमने पहले इसलिए माना है क्योंकि यहाँ जो गोंडवाना लैंड बना हुआ है, अंगारा लैंड के जो नीचे वाला भाग है, ये गोंडवाना लैंड ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट था। किसके रूप में? ये पेंजिया के रूप में था। तो इसका मीनिंग यहाँ नया क्या था? तैतीस सागर। तो जीटी में से अगर आपको प्राचीनतम मानना हो तो जी ओल्डेस्ट है और टी बाद में बना हुआ है। सीक्वेंस भी ऐसा ही है, जी पहले आता है अल्फाबेट में, टी बाद में आता है। तो इस वाले जो भाग है ये प्राचीनतम है, जैसे अरावली और हाड़ौती। और तैतीस सागर वाले मिट्टी वाले भाग हैं बाद में, जिसमें ईस्टर्न प्लेन सबसे नवीनतम और डेजर्ट इससे पहले बना है, और इनसे भी पहले हाड़ौती और अरावली। इस कारण हमने लिखा कि अरावली प्राचीनतम और पूर्वी मैदान है वो नवीनतम। तो राजस्थान का निर्माण, ये राजस्थान राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। चैप्टर कंप्लीट हो गया वैसे आपका। अब इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट है वो किस तरीके से होते हैं, लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ। जैसे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, बी एंड सी। क्या आंसर होगा? पहले पूछना सर क्वेश्चन क्या है। इसका मीनिंग अपने को एग्जाम में वो व्यक्ति नहीं जो हमारे सीट को पहले गोले करे और फिर देखें क्वेश्चन पेपर में आज क्या पूछा ये और पढ़ लेते हैं। तो अपने को पहले क्वेश्चंस पढ़ने, उसके बाद में आंसर देना। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का निर्माण किस स्थलीय भाग से बना है, किस टेरोस्टोरियल पार्ट या लैंड पार्ट से बना है? तो लैंड पार्ट अपने पेंजिया के दो ही थे, या तो अंगारा लैंड या, तो कंडीशन है क्वेश्चन में सिर्फ स्थलीय भाग ही बताना है। तो राजस्थान का निर्माण किस स्थलीय भाग से हुआ है? गोंडवाना लैंड। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का निर्माण किस जलीय भाग या भूसनती पर हुआ है? तो इनमें से जियोसिंक लैंड पार्ट एक ही है, तैतीस से। तो राजस्थान, कंडीशन थी ना क्वेश्चन में कि राजस्थान का निर्माण, राजस्थान इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच जियोसिंक लैंड पार्ट, तो आंसर रहेगा तैतीस से। इस बार क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है। राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है? जेटी से हुआ है, गोंडवाना लैंड और, तो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, इसका मीनिंग बी, और आंसर ये रहेगा। विदाउट कंडीशन में दोनों को ही लेना है। राजस्थान का निर्माण किस भाग से नहीं हुआ? आंसर क्या रहेगा? अंगारा लैंड। इसका मीनिंग है क्वेश्चन की लैंग्वेज तय करेगी आंसर क्या देना है। फिर एक सेकंड क्वेश्चन और है जिसमें भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखे हुए हैं। भारत के नॉर्थ में जो माउंटेन है उसका नाम क्या है? हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत। उसके नीचे जो मैदान है, उत्तरी या उत्तरी विशाल मैदान। उसके नीचे जो चट्टानी भाग है तीन और पानी से घिरा हुआ, प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार
और समुद्र के बीच में जो मैदान है इनको कहा जाता है कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। ये तट पे बने हुए इस कारण इनको कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। क्या राजस्थान तट पे है क्या? नहीं, तट देखने के लिए हमें गोवा जाना पड़ता है। ये कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है यहाँ तक। आंसर फॉर्मेट आपको अलग से दिया हुआ है। इनमें से आंसर देने हैं आपको और इनमें से क्वेश्चन अप्लाई किए जाएंगे। क्वेश्चन राजस्थान के फिजिकल डिवीजन से कंपैरिजन करते हुए करेंगे कि अरावली और हाड़ौती ये एक ही नेचर के हैं या अलग अलग है? एक ही नेचर, गोंडवाना लैंड वाले हैं टफ वाले पार्ट। तो अरावली एंड हाड़ौती फिजिकल डिवीजन आर दी पार्ट ऑफ विच फिजिकल डिवीजन? तो इसका मीनिंग दोनों चट्टानी भाग हैं तो ये किसी चट्टान का ही हिस्सा होंगे। तो क्या ये चट्टानी भाग हैं मैदान का हिस्सा हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। क्या तटीय मैदान का हिस्सा हो सकता है? पॉसिबिलिटी ये दो से ही है। क्या राजस्थान में हिमालय है क्या? हमें इसका हिस्सा भी नहीं क्योंकि ये राजस्थान के अंदर है। तो इसका मीनिंग हम किसके पार्ट हैं? प्रायद्वीप पठार। अब प्रायद्वीप पठार का आंसर यहाँ पे किस में है? ओनली थर्ड, ए आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट जब आए तो इसको सिर्फ अंडरलाइन किया करो, वहां टिक किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन क्वेश्चन में ही आंसर दे बैठते हैं और गोला भर के आते हैं 3 वाला और घर आके देखते हैं कि उत्तर क्या है, उत्तर ए। तो ऐसे सिली मिस्टेक आर एस प्रीलिम्स 2021 के अंदर ज़्यादा थी, एक 2013। ये दो पैटर्न ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन फॉर्मेट इस तरीके के, जैसे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिए हुए हैं चार, चार में से एक निकालना है। अब क्वेश्चन में तो वो लग रहा है ए पे टिक, आंसर फॉर्मेट में जाके पता लग रहा है कि वो डी में दिया हुआ है। तो ये सिली मिस्टेक आपसे ना हो तो इसलिए उस वाले पार्ट को सिर्फ अंडरलाइन किया करो कि ये आंसर है, इधर आके टिक किया करो। क्योंकि जैसे अपन ऑप्शन भरते हैं तो टिक वाला राइट टिक कौन सा है, तो और कई बार क्या होता है कि इसको भी भर दिया और इसमें भी टिक लगा हुआ है दोनों जगह, तो फिर आपके 150 क्वेश्चन 140वें क्वेश्चन पे कंप्लीट हो जाएंगे। मीनिंग ओएमआर सीट में आपके गोले खत्म हो गए हैं, क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्यों क्यों? क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन के दो दो गोले भरते हुए आ रहे हो। तो ऐसे 1 2 4 5 क्वेश्चन और मिल गए तो इसका मीनिंग गोले खत्म और क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। हालांकि ऐसी मिस्टेक 1 2 क्वेश्चन होते ही पता लग जाता है, क्योंकि बाद में आप कई बार क्या 3 4 के बाद क्वेश्चन भी जाके मिलाते हो गोले से कि कौन सा गोला भर रहे हो। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक का टाइप चेंज कर लेते हैं अपन, अरावली के साथ अपन डेजर्ट कर लेते हैं। तो मरुस्थल वाला नेचर, तो मरुस्थल किसका पार्ट? हिमालय का तो हिस्सा नहीं हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा टफ पार्ट है। मरुस्थल प्रायद्वीप पठार का हिस्सा भी नहीं हो सकता। तो मरुस्थल या तो तटीय मैदान, तो क्या हम तट पे हैं क्या? नहीं है। तो इसका मानिए ये उत्तर में विशाल मैदान का हिस्सा है। और अरावली किसका पार्ट था? प्रायद्वीप पठार। तो ये दोनों के ही पार्ट हो गए फिर सेकंड और थर्ड, यानी ये वाला आंसर हो गया बी। फिर यहाँ अरावली को हटा देते हैं, दोनों एक ही नेचर के कर लेते हैं कि मरुस्थल और पूर्वी मैदान के ईस्टर्न प्लेन, ये दोनों किस में काउंट हैं? तो ये दोनों मिट्टी वाले सेडिमेंट वाले पार्ट हैं, तो ये हिमालय में और प्रायद्वीप पठार में तो काउंट नहीं होंगे, या तो तटीय मैदान या उत्तर विशाल मैदान। तो ये उत्तर विशाल मैदान में इसमें काउंट होंगे, तो ओनली सेकंड, यानी ये वाला आंसर। और भारत के भौतिक प्रदेशों में से जो राजस्थान से रिलेवेंट नहीं है वो कौन से हैं? तो हमने ज्योग्राफी पढ़ रखी है कि राजस्थान से रिलेवेंट कौन से, वो हमें पता है। ये राजस्थान से रिलेवेंट है, ये राजस्थान से रिलेवेंट, ये नहीं सुना हुआ आपने यहाँ, तो ये रिलेवेंट नहीं है। तटीय मैदान रिलेवेंट नहीं है। अगर भारत के द्वीप समूह आ जाए आइलैंड पार्ट, तो आइलैंड भारत के अपने पास हैं क्या? राजस्थान के पास नहीं है। अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप लक्षद्वीप राजस्थान के अंदर तो नहीं है कम से कम। तो यहाँ द्वीप समूह दिया जाए तो भी राजस्थान का पार्ट नहीं है। तो राजस्थान का पार्ट इनमें किस में काउंट होगा? एक तो सेकंड में और एक थर्ड में। तो राजस्थान में कौन सा नहीं है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यानी डी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें से भी कोई भी आंसर हो सकता है। तो अधिकतम ये 7 8 प्रकार के क्वेश्चन है जो इनमें से अप्लाई हो सकते हैं आपके।
वेगनर के अनुसार राजस्थान का मरुस्थल अफ्रीका के मरुस्थल का भाग है, तो ये शिवालिक ग्लेशियर के कारण कैसे बना? अफ्रीका के मरुस्थल का भाग नहीं है, उसका एक्सटेंशन है, विस्तार है। भाई अफ्रीका का जो डेजर्ट डेजर्ट अपने यहाँ पे भी बना है, लेकिन पश्चिमी जो अफ्रीका वाला भाग है उसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। जैसे राजस्थान का जो भाग है डेजर्ट, उसका विस्तार धीरे धीरे किस ओर हो रहा है? हरियाणा की ओर। तो हरियाणा की ओर वैसे वर्षा कम है, तो वहाँ डेजर्ट कंडीशंस हैं वहाँ, लेकिन फर्क यह है कि वहाँ हिमालय वाली नदियाँ पहुंच जाती हैं, तो डेजर्ट वाली कंडीशन इतनी विजिबल नहीं है भाई, इतनी प्रभावशाली नहीं होती। अब धीरे धीरे हमारे राजस्थान का डेजर्ट वहां पहुंच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि थार का मरुस्थल है उसका विस्तार हरियाणा में हो रहा है। लेकिन हरियाणा की खुद की भी तो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो अपने आप में डेजर्ट जैसी है। अगर अपने राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी होती कि हमारे यहाँ चेरापूंजी जैसी बारिश होती, तो हमारा सारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो इसका मीनिंग ये आपने जो पढ़ा है गाइड से पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा है ना, पेलियो आर्कटिक कहा जाता है अफ्रीका सारा डेजर्ट को, जिसका ये पूर्वी विस्तार है। चिट्ठी किसने लिखी है? क्या आपने? ज्योग्राफी के स्टूडेंट होके पूछ रहे हो आप? ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपके? हाँ, बागेश्वर। ये इसलिए पता लगता है क्वेश्चन पूछने वाले का फॉर्मेट क्या है। इसने कुछ शब्द ऐसे डाले, उससे पता लग गया कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। क्योंकि अदरवाइज बिना ज्योग्राफी वाले के लिए तो मुश्किल ये है कि मरुस्थल थार है, यह मरुस्थल थार है, इस मरुस्थल को थार भी कहा जाता है, तो उसके लिए तो इसका नाम याद करना ही मुश्किल है। और जो ज्योग्राफी वाले हैं उनको ये पता है कि ये अफ्रीका से ये डेजर्ट फैलते हुए पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो इसका मीनिंग इस डेजर्ट में थोड़ा बहुत योगदान अपने पेलियो आर्कटिक डेजर्ट मीनिंग सहारा डेजर्ट का सहारा भी है, यानी उसका भी थोड़ा बहुत योगदान माना जाता है। तो इसलिए पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो डेजर्ट है वो सामान्यतः किस मरुस्थल का विस्तार है, तो एक जनरली एक्सटेंशन हम कहते हैं सहारा का पार्ट ये, क्योंकि जितने भी जो डेजर्ट हैं इस साइड में अफ्रीका का जो ये पार्ट है, वेस्ट टू ईस्ट वाला पार्ट, ये सारा सहारा डेजर्ट, यहीं से बाद में अपने ये अरब के डेजर्ट बने हैं इस साइड वाले, यानी वहां पे भी इसका विस्तार हुआ है। फिर यहाँ से फिर ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर बाद में ये इंडिया वाला पार्ट, थार डेजर्ट। इस कारण कहा जाता है कि थार डेजर्ट इज द पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट या पेलियो आर्कटिक डेजर्ट। वैसे आर्कटिक एक महासागर है, वो उत्तर में है, और पेलियो आर्कटिक डेजर्ट किसको बोला गया है? सहारा को। ये टॉपिक कंप्लीट। अब हेडिंग डालिएगा, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर 1 और 2 ये फैक्चुअली हैं, फैक्ट वाली बातें हैं इनमें। मेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट होगा आपका फिजिकल डिवीजन से। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, इसमें 2 पार्ट कवर करने हैं आपको, जो चैप्टर के थीम के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो राजस्थान के लोकेशन को कवर करना है, और दूसरा उसका एक्सटेंशन या विस्तार कितने एरिया में वो कवर करना है। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट रहेगा चैप्टर का, इसका मीनिंग लोकेशन वाला पार्ट। तो किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन या स्थिति के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने राजस्थान है, राजस्थान के अंदर या किसी भी स्थान के अंदर जनरली कितनी डायरेक्शन होती हैं? जनरल 4 डायरेक्शन होती हैं। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन तो मानी गई हैं 16, 16 दिशाएं। सामान्य दिशाएं कितनी हैं? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट।
ये सबसे मेन डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डायरेक्शन। पांचवी छठी क्लास में हमने सुना है कि चुंबक को जब स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो उसके जो अंतिम दिशाएं होती हैं चुंबक की, एक भाग उत्तरी गोलार्ध की और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, इनको कहा जाता है मेन डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायरेक्शन। ये चुंबक की दिशा होती है, मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है। फिर ये मैग्नेटिक डायरेक्शन निकलने के बाद नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद में सनराइज डायरेक्शन राइट साइड वाली होती है। अगर हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो राइट साइड अपना सनराइज ईस्ट है और लेफ्ट हमारा सनसेट वेस्ट पार्ट। तो इसका मीनिंग है कि इन डायरेक्शन को मेन डायरेक्शन माना जाता है। कैसे? जैसे अब आपको उत्तर पश्चिम बोलना है तो उसको हम पश्चिम उत्तर बोले या उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ को पहले यूज किया जाता है। पश्चिम दक्षिण बोले या दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, साउथ वेस्ट ये बोला जाता है क्योंकि मेन डायरेक्शन मैग्नेटिक डायरेक्शन। पूर्वी उत्तर बोला जाए या उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। साउथ ईस्ट बोला जाए, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्वी बोला जाता है, पूर्वी दक्षिण नहीं बोला जाता। इसका मीनिंग मेन मैग्नेटिक डायरेक्शन का यूज पहले किया जाता है। फिर लास्ट में हो कि सर इन दोनों में से कौन सी यूज करेंगे, तो इसमें मेन डायरेक्शन होती है नॉर्थ, क्योंकि कभी भी कोई मैप बनता है वो मैप विदाउट नॉर्थ नहीं बनता है। तो कोई भी आप ऑथेंटिक मैप जो देखते हो उसके राइट साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे कैरो देखते हो, उस पर क्या रहता है, नॉर्थ का पता है। इसका मीनिंग फिर साउथ का भी पता है आपको, उसका अपोजिट होता है। नॉर्थ उधर है तो इसका मीनिंग साउथ, और दोनों का पता होने के बाद ईस्ट का पता है उसके राइट में और वेस्ट उसके लेफ्ट में होगा। इस कारण सबसे मदर डायरेक्शन कहा जाता है नॉर्थ को। ये मूल दिशा होती है नॉर्थ, और दो मेन लें तो नॉर्थ और साउथ। यानी इनमें भी जब बोलते हैं तो दक्षिण उत्तर नहीं बोला जाता, उत्तरी दक्षिणी बोला जाता है। इसका मीनिंग सबसे मदर डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। और जो शाम को अपन पढ़ते हैं ना न्यूज, वो चारों डायरेक्शन की होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अब लोकेशन के अंदर कहा जाता है कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का एक पार्ट अगर हम लेटीट्यूड से डिवाइड करें, 0 डिग्री से डिवाइड करें, तो इसके दो भाग होंगे, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। तो जब भी आप अक्षांश की बात करोगे, यानी लेटीट्यूड रेखाओं के, अक्षांश रेखाओं के, तो अक्षांश रेखाओं की डायरेक्शन है वो सिर्फ दो ही हो सकती हैं, या तो नॉर्थ होगी या फिर साउथ। अब लेटीट्यूड से यहाँ से स्टार्ट होके कंटिन्यूस पोलर तक चलती है, जो कि 0 डिग्री के बिल्कुल राइट एंगल पर रहती है। राइट एंगल कितने डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड अधिकतम हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 डिग्री। और इसके अपोजिट में भी इतने ही लेटीट्यूड हो सकते हैं, कौन से वाले, साउथ वाले। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो सकते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांशों में सिर्फ दो ही डायरेक्शन यूज होती है, नॉर्थ और साउथ। तो चार डायरेक्शन में से नॉर्थ और साउथ किसके लिए है, लेटीट्यूड्स के लिए है, अक्षांश के लिए, क्योंकि लेटीट्यूड ही डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ को। फिर ये अपना ग्लोब, जिसमें एक लाइन होती है 0 डिग्री, ये वाली, उसको तो कहा जाता है इक्वेटर लाइन, इसको कहा जाता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी सिंपल अपन ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। तो जो जीएमटी लाइन है ये पृथ्वी के दो भाग डिवाइड करती है, एक तो ईस्ट और एक वेस्ट। तो जब भी आप देशांतरों की बात करोगे, लॉन्गिट्यूड्स की बात करोगे, तो उनको डिफाइन कौन करेगा, ईस्ट और वेस्ट, या ईस्ट वेस्ट को डिफाइन कौन करेगा, लॉन्गिट्यूड्स। अब फॉर एग्जांपल ये राजस्थान है आपके सामने, राजस्थान का ये पार्ट अपने साउथ वाला पार्ट, ये नॉर्थ वाला पार्ट, ये राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट, ये मोस्ट वेस्टर्न पार्ट। अब आपको जब नॉर्थ और साउथ पे बात कर रहे हो, इसका मीनिंग आप कौन से लाइंस पे बात कर रहे हो, लेटीट्यूड्स पे, अक्षांशों की बात हो रही है नॉर्थ और साउथ के ऊपर। और जब आप ईस्ट और वेस्ट के ऊपर बात कर रहे हो तब आप लॉन्गिट्यूड्स पे बात कर रहे हो। आप नॉर्थ साउथ में लॉन्गिट्यूड की बात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेम होगा, यहाँ से जो लाइन आएगी वही नीचे से निकल जाएगी, तो लोकेशन बता ही नहीं पाओगे, दोनों तरफ सेम है। तो दोनों तरफ अलग अलग कब होगा, जब यहाँ की वैल्यू अलग हो और यहाँ की वैल्यू अलग हो, और वो वैल्यू लेटीट्यूड ही हो सकती है जो दोनों जगह अलग अलग हो। वेस्ट और ईस्ट वाला पार्ट है, इनको लेटीट्यूड से इंडिकेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का सेम है। यहाँ से जो लाइन निकलेगी वही यहाँ से निकल जाएगी ईस्ट से, तो
तो इसको लेटीट्यूड में बता ही नहीं पाओगे, इसको आप बता पाओगे इस लाइन से और इस लाइन से, जो दोनों की वैल्यू अलग अलग। तो इसका मीनिंग हमेशा नॉर्थ और साउथ को डिफाइन कौन करता है? एक्सन्स, लेटीट्यूड्स करती। और ईस्ट और वेस्ट को हमेशा डिफाइन कौन करता है? तो ईस्ट वेस्ट को डिफाइन करता है हमेशा लॉन्गिट्यूड। तो चार दिशाओं में से दो अक्षांशों की हैं और दो देशांतर। अक्षांश वाली कौन सी है? लेटीट्यूड्स वाली, नॉर्थ और साउथ, लेटीट्यूड्स ये है। लॉन्गिट्यूड्स वाली कौन सी है? ईस्ट और वेस्ट। तो ये लाइन से ही पता लग जाएगा, जो लेटीट्यूड लेटी हुई है वो डिफाइन कर रही है नॉर्थ और साउथ को, और जो लॉन्गिट्यूड है वो डिफाइन कर रहा है ईस्ट और वेस्ट वाले पार्ट को। तो राजस्थान की स्थिति का मीनिंग है अक्षांशीय और देशांतरी। इसका मीनिंग ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका, लोकेशन या स्थिति, ये दो दो पॉइंट्स पे बात करेंगे इसमें। एक तो अक्षांश और दूसरा पॉइंट है देशांतर। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। फिर चैप्टर का यानी स्थिति वाले पार्ट में लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को कवर किया जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है विस्तार। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही पहली बार इस क्लासरूम में आके बैठे, ये स्प्रिंग बोर्ड के जिस क्लासरूम में आके बैठे, तो आपने देखा कि उसका एरिया कितना बड़ा है। ये सबसे पहले आते ही दिखता है कि इतनी बड़ी क्लासरूम है। तो इसका मीनिंग है कि विस्तार का मीनिंग होता है सबसे पहले उसका एरिया। तो एरिया में हम कवर करेंगे एरिया ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। फिर राजस्थान के अंदर हम देखेंगे कि जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से हैं और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से हैं। फिर राजस्थान का कंपैरिजन हम करेंगे कुछ कंट्रीज से जो लगभग राजस्थान के या तो इक्वल टू हैं या जिनसे राजस्थान बड़ा है। हम बेइज्जती नहीं करवाएंगे, यानी या तो जिनके हम इक्वल टू हैं उनसे बात होगी, या हम जिनसे बड़े हैं उनसे बात। छोटे तो हम बहुत सारों से हैं क्योंकि हम राज्य हैं, राष्ट्र नहीं। इसका मीनिंग हम बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोप में लगभग 50 कंट्रीज के आसपास हैं, जिसमें राजस्थान लगभग 42 से 43 राष्ट्रों से बड़ा है। इसका मीनिंग यूरोप में ले जाके राजस्थान को देखा जाए तो यूरोप वाले कहेंगे हमारा 7वां 8वां बड़ा देश आ गया। तो इसका मीनिंग है बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनसे हम बड़े हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनसे हमारी तुलना हुई है, जो हमारी ऑथेंटिक बुक में लिखी हुई है। तो उन लगभग 7-8 कंट्रीज से हमारा कंपेरिजन अपने को याद रखना है। भाई विश्व में तो बहुत सारे राष्ट्र हैं, यूएनओ कंट्रीज देखा जाए तो 193। तो सबसे कंपेरिजन करना क्या पॉसिबल है क्या? भाई रट भी लोगे 2 4 5 10 दिन में तो बाद में भूल जाओगे वापस। तो इसका मीनिंग कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज से अपना कंपेरिजन अपने को याद होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन वालों के हम 2 टाइम मल्टीपल, एक राजस्थान से कितने ब्रिटेन बना सकते हैं हम? 2। लंका खड़े कर सकते हैं 5। इसराइल जैसे खड़े कर सकते हैं 17, 17th कंट्री। तो 17 अकेला राजस्थान 17 इसराइल बना सकता है, पूरा इंडिया 170 इसराइल बना सकता है। और जनसंख्या में तो हो सकता है उससे भी ज्यादा बना डालें। भाई अपने यहाँ तो हर एक साल में नया इसराइल पैदा होता है भारत में। तो उनकी पॉपुलेशन है लगभग 80 लाख या अधिकतम 1 करोड़ के आसपास। तो 1 करोड़ तो अपनी साल में बढ़ जाती। तो सबसे पहले एक्सटेंशन या विस्तार का मीनिंग, सबसे पहला मीनिंग क्या लिया जाता है? एरिया। यानी जैसे इस क्लासरूम में है कि कितना बड़ा है, यानी इसका मीनिंग एरिया। एरिया के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई होती है, उसकी आकृति, उसका शेप कैसा है। जैसे इस क्लासरूम है, ये अपने आप में आपके लिए रेक्टेंगल शेप, आयताकार। तो वैसे राजस्थान आपके लिए कैसा है? तो उसके लिए एक इंग्लिश वर्ड में रोम्बस शब्द, विषम कोण चतुर्भुज शब्द यूज किया गया। तो एरिया के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है? उसकी आकृति। उस आकृति के चारों ओर होती है उसकी बाउंड्री। जैसे इस रूम के चारों ओर ये जो वॉल बनी हुई है वो इसकी क्या है? बाउंड्री। तो राजस्थान के चारों ओर भी उसकी बाउंड्री है। बाउंड्री हो सकता है कि कंप्लीट इंटर-स्टेट बाउंड्री हो, चारों ओर राज्य हो सकता है कई बार इंटरनेशनल कंट्रीज भी हो सकता है कोई। तो राजस्थान के पास दोनों बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी है और इंटर स्टेट बाउंड्री भी है। इंटर का मीनिंग होता है अंतर, दो राष्ट्रों के बीच में हो रहा तो इंटरनेशनल, और दो राज्यों के बीच में हो रहा तो इंटर स्टेट। तो इंटर का मीनिंग अंतर और नेशन यानी राष्ट्र, तो अंतरराष्ट्रीय, और इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय सीमा। तो जो आकृति होती है उसके चारों ओर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? बाउंड्री वाला पार्ट होता है, यानी सीमा वाला पार्ट। तो विस्तार में अपने को 3 चीजों को कवर करना है, एरिया को, आकृति को और सीमाओं को। तो सेकंड वाला जो पार्ट है विस्तार, इसमें एक तो राजस्थान के एरिया या उसके छोटे बड़े जिले,
बाद में उसकी आकृति और लास्ट में बाउंड्रीज यानी सीमाएं। तो ये सीमाएं दो भागों में डिवाइड है ना, तो एक सीमा नहीं होगी, दो है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। तो एक तो हम एरिया पे बात करेंगे, यहाँ क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल होता है उसके पास एक निश्चित आकृति भी होती है, जैसे अपना घर ही मान लीजिए, उसका एक एरिया, जो भी 100 वर्ग गज, 200 वर्ग गज, 500 वर्ग गज का आपका जो मकान है, उसका भी अपना एक आकार होता है, और जिसके आकार होता है उसके चारों ओर उसकी बाउंड्री या सीमाएं भी होती हैं। तो इस चैप्टर में वैसे फैक्ट देखें तो इसमें 5 पॉइंट कवर करने अपने को। लोकेशन वाले में 2 कवर करने, अक्षांश और देशांतर। और एक्सटेंशन या विस्तार वाले में 3 चीजें कवर करनी है, एरिया को लेकर, आकृति या शेप को लेकर, या फिर बाउंड्रीज या सीमा को लेकर। तो पहले इस चैप्टर का ये फॉर्मेट बना लीजिए कि लोकेशन में ये चीजें चलेंगी और विस्तार में ये होगा, यानी चैप्टर में क्या पढ़ना है वो पहले से तय हो। यानी एग्जामिनर का टारगेट इन 5 पॉइंट्स में से एग्जाम में कोई होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। इसमें लोकेशन या स्थिति वाले में लिखे अक्षांश एवं देशांतर। लोकेशन में 2 चीजें कवर करनी होंगी, एक लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एंड एक्सटेंशन वाले पार्ट में, विस्तार वाले पार्ट में, एरिया, क्षेत्रफल, राजस्थान का किस प्रकार का शेप या आकृति बनी हुई है, या इसमें कुछ राजस्थान के जिले हैं उनकी आकृतियों को भी कवर करेंगे साथ। और एक लास्ट में बाउंड्रीज या सीमाएं। तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका लोकेशन ऑफ राजस्थान। अब इसको पूरा हेडिंग में लिखेंगे, या तो शॉर्ट में लिखना है कि लोकेशन वाला जो पार्ट है इसमें 2 भाग। अब हेडिंग में लिखिए राजस्थान की स्थिति, लोकेशन ऑफ राजस्थान, यानी जो चैप्टर के हेडिंग में लिखा हुआ। राजस्थान की स्थिति। ज्योग्राफी समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा हो? एक, दो, तीन। देखो 2 वजह हो सकती हैं। एक होता है कि सब्जेक्ट नहीं रहा हुआ, तो या तो नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट। दूसरा होता है सब्जेक्ट फोबिया, जैसे मेरे को गणित में नहीं पता कि 5 और 3 कितने होते हैं, और मैं नहीं जानना चाहता कि कितने होते हैं। मीनिंग समझ में आ गया? मीनिंग होता है सब्जेक्ट के प्रति अपने फोबिया भी होते हैं कई बार, कि अपने को नहीं पढ़ना, नहीं समझना। तो एक तो फोबिया किसी चीज का मत पालो, अगर आरएस बनने आए हो तो, कि भाई इंग्लिश समझ में नहीं आती तो समझनी भी नहीं है, रटनी है। भाई 3 4 5 जो चैप्टर हैं जो रट लो, उनके नियम क्या है, सेंटेंस कैसे बनेंगे वो रट लो, 5 7 निबंध रट लो, अपना काम निकलना चाहिए। अपना काम बनता, आगे मैं नहीं बोलूंगा। तो मीनिंग ये है कि नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट या ज्योग्राफी रही हुई, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ऐसा ज्योग्राफी। अच्छा, और देखो अब 4 या 5 स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रही, इसका मीनिंग गलती मेरी तो नहीं है। तो इसका मीनिंग है वो इंडिविजुअल गलती है, वो धीरे धीरे उस चीज में सुधार करे। अब गलती से भी ये मत मानना मैं गलती मेरी मानूंगा, मैं जिस दिन मानूंगा उस दिन घर पे बैठ जाऊंगा। फिर मीनिंग है आप में 50% से अधिक को ये लगेगा कि समझ में नहीं आ रही, उस दिन गलती मेरी। इसका मीनिंग मैं समझा नहीं पा रहा। तो जिनके समझ में नहीं आ रही वो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालें अपने, और एक्स्ट्रा एफर्ट यही है कि उस चीज़ को 2 बार रिपीट करें, 3 बार रिपीट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार अपने को यूँ लगता है, जैसे हमारे साथ वाले कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरिट वाले थे, मुझे आज भी याद है, जैसे हमारे 8th क्लास में, पहले 2003 के आसपास की बात है, यानी आप में से कईयों के जन्म भी नहीं हुए होंगे। तो 2003 के अंदर 8वीं के अंदर जब मेरिट आई, तो मैं अपने आप को होशियार टाबरों में मानता था पहले।
मैं मानता था नहीं, वैसे एवरेज था मैं। तो मेरी मेरिट में नंबर नहीं आया मेरा, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। टेंथ में भी ऐसा ही हुआ। भाई नंबर भी बहुत ज़्यादा यूँ नहीं, मेरिट उस टाइम आया करती थी लगभग 93-94% से ऊपर, और हमारे कोई 87-88% आए। कम तो नहीं थे, ये बाद में जाके पता चला कि कम नहीं थे। उस टाइम बड़ा दुख हो रहा था कि थोड़े से और आ जाते तो मेरिट में नाम आता, घर वालों का नाम होता। फिर 2010 में ऐसा हुआ कि उस टाइम तो मेरिट से बहुत दूर रह गए थे, कोई 75% बने थे, कारण कुछ और भी थे, तो साझा नहीं कर पाऊंगा। फिर बाद में ट्वेल्थ में भी ऐसा ही हुआ। ट्वेल्थ में तो यूं लगने लगा कि मेरिट के लिए अपन बने ही नहीं हैं, ये मेरिट वाले प्राणी कहीं और से आते हैं और उनके मेरिट आती है। तो बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आती चली गई, और बाद में जैसे जैसे ग्रेजुएशन करके पीजी आए, फिर बाद में पता करने लग गए भाई मेरिट वाला वो आदमी क्या कर रहा है, कि उसके पापा की दुकान थी, दुकान पे बैठा है। और फिर बाद में कि वो मेरिट वाला क्या कर रहा है, कि वो मेरिट वाला मेडिकल की तैयारी अब भी कर रहा है 5 साल बाद भी। तो बाद में लगने लग गया कि हाँ अब ठीक है। जैसे कई बार वो 3 इडियट वाला वो डायलॉग सुना होगा ना, भाई आदमी को दो समय बड़ा दुख होता है, भाई दोस्त फेल हो जाए तो भी दुख होता है, और दोस्त टॉप कर जाए तब ज्यादा दुख होता है। तो उस स्थिति में हम भी थे। तो अपने आप को ऐसा लेके चलो कि भाई दूसरों से नहीं पिछड़े, और खुद को पता है पिछड़ रहे हैं। भाई मुझे पता है कि मैं फेल होने वाला हूँ, और स्कूल में आपने सबसे अच्छे उस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा जिसका टीचर सबसे कमजोर था। आपको पता था कि ये तो लोटिया डुबोएगा, भाई इस मास्टर की बस की बात नहीं है, पास करवा दे। तो उस सब्जेक्ट में आपने क्या किया, अपना ट्यूशन लगाया, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से आप क्या हुए उसमें, और सब्जेक्ट से भी बढ़िया नंबर लेकर आए, और आपको खुद को विश्वास नहीं हुआ अच्छा इसमें इतने आ गए। ऐसा सबके साथ होता है। तो जिस सब्जेक्ट आपको ये लगे कि मेरे समझ में नहीं आना या समझ में नहीं आ रहा, तो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। एक दिन देखना उस सब्जेक्ट की वजह से आप पता चलेगा कि सिलेक्शन में इस सब्जेक्ट का बड़ा योगदान था। और कई बार ये रहता है कि कुछ स्टूडेंट है जिनको ये रहता है मेरे एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मारता है। तो ये अच्छी बात है जिन स्टूडेंट को ये लगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा। कईयों को तो यही नहीं पता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, यह भी 2 साल बाद में पता चला कि समझ में नहीं आया, सिर्फ लिखा था। कम से कम इतना साहस रखिएगा कि नहीं आए तो आप लोगों ने फीस समझने के लिए दी है, पढ़ना आप में से सबको आता है। हिंदी वाले सर कहते हैं ना, भैया पढ़ने के लिए नहीं आए हो, कहते हैं ना सर ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ना तो आता है आपको, आप समझने के लिए आए हो। और हम पढ़ाने के लिए नहीं है, हम सब्जेक्ट समझाने के लिए हैं। तो इसका मीनिंग है कि आप अपनी समझ को डेवलप करने के लिए कोई चीज़ समझ में नहीं आए वो पूछिएगा। पढ़ाए हुए में से भी अगर यूं लगे, और यूं लग रहा है कि मेरे 5 बार भी समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ अधिकतम प्रयास हम 2 या 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें भी क्लास को आगे बढ़ाना होता है। तो आगे के जो एफर्ट्स है वो जैसे ही अपना टाइम पीरियड कंप्लीट होता है 2 घंटे के बाद, उसके बाद आप पूछ सकते हैं ऑफिस में कि सर 5 मिनट रुकना, मेरे को ये वापस पूछना है। लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इस बात को। पता चले बाद में जितने बैठे हो सब लाइन आगे लगे हुए हैं। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी राजस्थान की स्थिति। अब ये तो तय हो गया इसमें पढ़ना क्या है, अक्षांश और देशांतर। तो लोकेशन ऑफ राजस्थान वाले पार्ट में एक तो अक्षांश वाला पार्ट। अक्षांश का हमें पता है कि जैसे पृथ्वी है उसका एक मेन पार्ट होता है, मेन लेटीट्यूड होता है, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन। अब उसके अकॉर्डिंग हम हमें देखना किसको है अब, राजस्थान को। तो अब राजस्थान उस 0 डिग्री के नॉर्थ में या साउथ में, हमारा इंडिया का जितना भी पार्ट है वो सब 0 डिग्री के ऊपर ही है। जैसे ये 0 डिग्री है तो अपना जो इंडिया है उसमें ये वाला जो पार्ट है तमिलनाडु का एक हिस्सा कन्याकुमारी, ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड।
इसका मीनिंग 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूस हम जब 8 डिग्री 4 मिनट पे पहुंच जाएंगे। किसी भी अक्षांश या देशांतर की सबसे बड़ी इकाई होती है डिग्री, उस डिग्री से छोटी इकाई होती है मिनट, मिनट से छोटी इकाई होती है सेकंड। तो डिग्री को कैसे इंडिकेट करते हैं? 0, संख्या के ऊपर कोमा लगाए तो मिनट, डबल कोमा लगाए तो सेकंड, इसलिए पड़ा है 8 डिग्री 4 मिनट। कई बार ये बोलते हैं डिग्री, तो लगता है कहाँ लिखा हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट इसको कहा जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वर्तमान में लद्दाख की ओर, इसका अंतिम पॉइंट आता है 37 डिग्री और 6 मिनट नदन लेटीट्यूड। खास बात यह है कि दोनों जगह अपने नदन लेटीट्यूड लगाया गया। अब कई यहाँ सदर्न लेटीट्यूड लगा के आ जाते हैं, क्योंकि सर ये भारत के दक्षिण में है ना, तो कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया ये तय नहीं करेगा कि ये एस लगाया जाए या एन लगाया जाए, ये तय करेगी 0 डिग्री। कौन तय करेगा? आप 0 डिग्री के नॉर्थ में हो तो एन लगेगा नदन लेटीट्यूड, और उससे नीचे की तरफ हो तो एस लगेगा सदर्न लेटीट्यूड। तो अपने इंडिया में कहीं पे भी सदर्न लेटीट्यूड वर्ड यूज नहीं होता, क्योंकि हमारा इंडिया का जितना भी पार्ट है वो 0 डिग्री के नॉर्थ में। तो इसका मीनिंग ये अक्षांश वाली स्थिति है, इसमें राजस्थान को रखना है 0 डिग्री के ऊपर, ये राजस्थान वाला पार्ट। तो राजस्थान के लिए हम यूज क्या करेंगे? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि दो हेमेस्फेयर बनते हैं, एक तो नदन हेमेस्फेयर और एक सदन। तो अपन कौन से में? नदन हेमेस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध के पार्ट। दूसरा बी पॉइंट अपना देशांतर। जैसे लेटीट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड में मेन कौन है? ग्रीनविच। मेन का मीनिंग जो 0 डिग्री वैल्यू पे, ये ग्रीनविच। इसके अकॉर्डिंग दो दो भाग, एक तो वेस्ट वाला और एक ईस्ट। और इसमें इंडिया की स्थिति कहाँ पर है? ब्रिटेन की जो प्रयोगशाला है उसका नाम है ग्रीनविच, उससे ऊपर से निकलती है, उसके इंडिया ईस्ट में है। इस कारण अपने को ईस्टर्न कंट्रीज और ब्रिटेन और यूरोप वगैरह इनको वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स के बेस पे कहा जाता है कि अपन पूर्वी राष्ट्रों में और ये वेस्टर्न कंट्रीज की ओर। तो अपने राजस्थान की या इंडिया की स्थिति देशांतरों में कौन से गोलार्ध में? वेस्ट में या ईस्ट में? तो हम ईस्ट वाले में, तो पूर्वी गोलार्ध। इसमें ईस्टर्न हेमिस्फेयर में काउंट होंगे। तो एग्जामिनर यहाँ क्या करता है? चारों ऑप्शन देता है। उत्तरी गोलार्ध में, नदन हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न में या वेस्टर्न में। तो डायरेक्शन या इनमें से तय करना होता है। तो क्वेश्चन अपना यह था कि अक्षांश के आधार पे राजस्थान या भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में? लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग। तो लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग अपने को पता है दो ही आंसर हो सकते हैं, नॉर्थ या साउथ। तो लेटीट्यूड अगर डिमांड है तो ये तो कभी उत्तर होगा ही नहीं कि ईस्ट और वेस्ट किसके लिए होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स के लिए होते हैं। तो नॉर्थ और साउथ में से एक चुनना है, तो अपन किस साइड में? नॉर्थ में से। दूसरा क्वेश्चन है कि देशांतर के अकॉर्डिंग राजस्थान या भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो देशांतर का मीनिंग ये वाली लाइन, इसमें या तो ईस्ट में या वेस्ट में। तो देशांतर में कभी ये उत्तर नहीं होंगे नॉर्थ और साउथ, उसमें इन दोनों में से एक चुनना है अपने लिए, ईस्ट। और दोनों को चुनना पड़े कि अक्षांश और देशांतरीय स्थिति बताइए, तो अपन कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, दोनों मिला के बोलेंगे उत्तरी और पूर्वी। नॉर्थ लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग और ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, यानी इन मैप के अकॉर्डिंग। अक्षांशों के अकॉर्डिंग हम उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरों के अकॉर्डिंग हम पूर्वी गोलार्ध। ये दोनों डायग्राम बनाएंगे। एक ही साइड में गोला, यानी पृथ्वी को इंडिकेट करते हुए 0 डिग्री, यानी ये इक्वेटर लाइन, वो मध्य रेखा जो तय करती है उत्तर में हो या दक्षिण में। तो ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट, ये साउथ। तो इसमें हम एन वाले में काउंट होंगे नदन हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध।
देशांतर है वो तय करता है या तो वेस्ट या ईस्ट। इसमें अपन ईस्ट वाले में इसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध। यस। अपने अकॉर्डिंग, ईस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग। अपने रेफरेंस में कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे अहमदाबाद है, उसको वर्ड में क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कोई कपड़ा अधिक बनता है, उसको कहा जाता है पूर्व का बोस्टन। जबकि अहमदाबाद राजस्थान के कहाँ पर है, सॉरी इंडिया के कहाँ पर है? पश्चिम में। लेकिन वो अमेरिका का जो बोस्टन है उसके ईस्ट में है, तो उससे तुलना हुई है अपनी। तो यूरोप की तुलना किससे हुई है? हमारे से, ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज। तो लेटीट्यूड में बेस लाइन होती है 0 डिग्री, यानी इक्वेटर लाइन। लॉन्गिट्यूड्स में भी बेस लाइन होती है 0 डिग्री, दोनों में जीरो बेस होती है, मुख्य होती है, मेन होती है। तो मेन लेटीट्यूड हमेशा किसको माना जाएगा? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा को। और मेन लॉन्गिट्यूड किसको माना जाएगा? 0 डिग्री को, यानी ग्रीनविच को। नाम अलग अलग होते हैं दोनों के। ये ग्रीनविच जीएमटी लाइन है और वो इक्वेटर लाइन। इनको किसी डायरेक्शन में नहीं माना जाता, इनको मिड में माना जाता है। भूमध्य रेखा कौन से में, उत्तर में या दक्षिण में? बीच में। इसमें डायरेक्शन यूज नहीं होती कभी। 0 डिग्री देशांतर है, ये कौन से में, ईस्ट में है वेस्ट में? मिड में है, बीच में। तो ये विदाउट डायरेक्शन होती हैं, इनके साइड में डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट या वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। अब जैसा कि इस डायग्राम फॉर्मेट में अपने को दिख रहा है, एज इट इज वैसा ही लिखना है। एक लाइन लिखनी नीचे, लाइन लिखनी है कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार, और आगे डेस करके उत्तरी पूर्वी। लोकेशन ऑफ राजस्थान, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दोनों शब्दों को यूज करना है। ऊपर जैसा हेडिंग में वही लिखा है अपने, राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार। लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसमें दोनों शब्द यूज हुए हैं, अकॉर्डिंग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और आगे डेस करके लिख दो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व या उत्तरी पूर्वी। राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार। तो सीक्वेंस में पहले क्या लिखा है? अक्षांश, तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ। फिर लिखा है देशांतर, इसके अकॉर्डिंग ईस्ट। और इंडिविजुअल पूछे जाए तो वो डायग्राम से पता चलेगा कि अक्षांश के अकॉर्डिंग कौन से भाग में, नॉर्थ में, और देशांतर के अकॉर्डिंग ईस्ट में। अब जो बेस है वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को नहीं माना गया। बेस अगर इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो उसमें लगभग इंडिया का मैप अब भी देखा हुआ होगा आपका, जिसमें जैसे इंडिया वाली जो लोकेशन है, यानी भारत की जो स्थिति है, उसमें अगर राजस्थान को फाइंड आउट किया जाए कि राजस्थान कहाँ पर है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है राजस्थान। तो राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार आंसर रहेगा नॉर्थ वेस्ट। इंडिया के रेफरेंस में हम नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में आते हैं। ना तो पूरे पश्चिम में है, ना ही पूरे उत्तर में, दोनों तरफ फैले हुए, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में लगभग लैंग्वेज वही रहेगी, की वर्ड चेंज करना है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जगह क्या लिखना है, इंडिया। तो राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार नेक्स्ट लाइन में लिखेगा। ये दो तीन रेफरेंस में पूछा जाता है, एक तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, और एक इंडिया के अकॉर्डिंग, और एक कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग, महाद्वीप के अकॉर्डिंग। राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू इंडिया या अकॉर्डिंग इंडिया, और आगे डेस करके लिख दीजिए नॉर्थ वेस्ट।
या नदन वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पश्चिम या उत्तरी पश्चिमी लिख दो, एक ही बात है, नदन वेस्टर्न। फिर नेक्स्ट, राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप के अनुसार। तो लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू एशिया कॉन्टिनेंट। राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप के अनुसार। ये अपने यूरोप और एशिया के बीच में एक माउंटेन आती है जिसका नाम क्या है, यूराल। अब यहाँ से एशिया को हम डिवाइड करें तो हम एशिया के कौन से पार्ट में आते हैं, एशिया के साउथ पार्ट में, सदर्न एशिया में। तो इंडिया अगर सदर्न एशिया में है तो राजस्थान भी किस में काउंट होगा, साउथ एशिया या सदर्न एशिया में। एक सिंपल सिंगल डायरेक्शन में आंसर दिए हुए हैं कि एशिया के किस भाग में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में या सदर्न पार्ट में। तो आंसर में रहेगा सदर्न एशिया। सिंगल डायरेक्शन में तो आंसर ये है कि एशिया के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति है साउथ एशिया वाले पार्ट में। लेकिन जब डबल डायरेक्शन में आंसर दिए हुए हैं तो अपन है साउथ और वेस्ट वाले पार्ट इसके बीच में। डबल डायरेक्शन में ये आंसर रहेगा क्योंकि एशिया का ये नॉर्थ पार्ट है, ये एशिया का ईस्टर्न पार्ट, और इस साइड में चलते हुए ये अरब कंट्रीज जो आती हैं। तो अपने राजस्थान की स्थिति कुछ यहाँ पर है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इधर होते तब हम होते एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में, और हम इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट में यानी अरेबियन कंट्रीज की तरफ हैं, तो हमारी स्थिति होगी साउथ और वेस्ट। तो इसमें डबल डायरेक्शन में भी लिखना है, सिंगल में भी लिखना है। तो राजस्थान की स्थिति एशिया के अनुसार और आगे डेस करके सदर्न एशिया और सदर्न वेस्टर्न एशिया दोनों लिखनी है। राजस्थान की स्थिति एशिया के अनुसार और आगे डेस करके दक्षिणी एशिया और या दक्षिणी पश्चिमी एशिया, सदर्न एशिया और सदर्न वेस्टर्न एशिया। मीनिंग समझ में आ गया। यानी जैसा इंडिया के लिए यूज होता है कि सदर्न एशिया में है इंडिया, तो इंडिया में ही राजस्थान है, इसका मीनिंग सिंपल सा है कि सदर्न एशिया में है राजस्थान। लेकिन इससे भी ज्यादा परफेक्ट सदर्न वेस्टर्न, इसका मीनिंग ऑप्शन में सदर्न एशिया भी हो और सदर्न वेस्टर्न एशिया भी हो, तो दोनों में से आंसर क्या लिया जाए, जिसमें वास्तव में राजस्थान ज्यादा परफेक्ट है, सेकंड वाला, सेकंड वाले को राइट टिक कर दीजिए। इन दोनों में से एक को चुनना हो तो सेकंड वाले को अंडरलाइन करके राइट टिक। बाकी गलत सदन बताना भी नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन में सदन लिख के आते हो तो ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में दोनों में से एक परफेक्ट चुनना, ज्यादा परफेक्ट डबल डायरेक्शन वाला, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है कि वास्तव में साउथ वेस्ट के बीच में। तो अभी तक सिर्फ अपने को रेफरेंस पता चला है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर में किस एरिया में काउंट होगी। तो अक्षांशों में हम नॉर्थ में काउंट होंगे और देशांतर में ईस्ट में। बेस अगर आपका इंडिया माना गया है तो इंडिया के हम नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर और पश्चिम वाले भाग में होंगे। बेस अगर कॉन्टिनेंट लिया गया है एशिया के अकॉर्डिंग, तो कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग अपन एशिया के सदर्न पार्ट में या साउथ वेस्ट वाले पार्ट में। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन है हमारी लोकेशन। अब अक्षांशों में अपने जो परफेक्ट लेटीट्यूड्स हैं वो कौन से हैं, यानी किस डिग्री से किस डिग्री तक अपन, और वो डिग्री राजस्थान के किस जिले से किस जिले तक, किस गांव से लेके किस गांव तक। तो अब इसका मीनिंग इसमें अपने को परफेक्ट ए वाला जो पार्ट है यानी स्थिति वाला, उसमें अक्षांश वाले पार्ट को पहले कवर करना है और उसके बाद में दूसरा पार्ट अपने को देशांतर, जिनमें वैल्यूज को पढ़ना है। परफेक्ट वैल्यू क्या है, जहां से हम स्टार्ट होंगे, डिग्रीज को पढ़ना है। तो ये हेडिंग में लीजिए राजस्थान की अक्षांश स्थिति, लेटीट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान। यानी ऊपर जो दो हेडिंग लिखी हुई थी अक्षांश और देशांतर, उसमें से पहला लिखेंगे राजस्थान की अक्षांश स्थिति।
राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति में जिन पॉइंट्स को अपने को कवर करना है उसमें एक तो अपने अक्षांशीय जो वैल्यू है लेटीट्यूड है वो कितने डिग्री से स्टार्ट होंगे, इसको जहां से अक्षांश स्टार्ट होगा वो स्थान कहाँ पर है, फिर वो स्थान किस जिले में है, और अक्षांश में अपने को कितनी वैल्यू निकालनी है, दो, एक राजस्थान का मोस्ट सदर्न पार्ट और एक मोस्ट नदर्न पार्ट, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन देखनी है, नॉर्थ और साउथ। तो उन दोनों डायरेक्शन के बीच में डिस्टेंस या दूरी कितनी है, तो अपने को ये चार चीजें कवर करनी है, जिसमें एक तो रहेगा अपना लेटीट्यूड, लेटीट्यूड वाला स्थान कौन सा है, उसका प्लेस या साइट कौन सी है, वो साइट कौन सी है, वो ये स्थान कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और उनकी डिस्टेंस कितनी है। इसका मीनिंग ये है प्रयास ये करना कि राजस्थान की ये जो दो भुजाएं जैसे एक जैसी दिखाई दे रही है लगभग, यहाँ थोड़ा सा उभार करना है, फिर ये वाला पार्ट है ये गैप एक बार छोड़ देना, यहाँ से फिर पूर्वी भाग जो थोड़ा सा इस तरीके से जिगजैग करते हुए चलता है, इस साइड वाला भाग लगभग पतंगाकार, ये भाग थोड़ा सा उभारना है, पश्चिम वाला यूं बाहर निकालना है। फिर यहाँ बहुत सारे जिगजैग हैं जिन सबको मिला के आप इस तरीके से कवर कर सकते हो, तो लगभग देखने में राजस्थान जैसा लगे। परफेक्शन मैप में बहुत ज़्यादा आने की आवश्यकता नहीं, वरना मैप में ही रह जाओगे, चित्रकला में ही रह जाओगे। आज तक मैंने कितने साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, 2011 से पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग 13 साल के आसपास हो गए, मेरे को मैप नहीं बनाना आता ढंग से। मीनिंग है मैप सामने वाले को समझाने के लिए तो बहुत अच्छा बना सकते हो, क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छा हो सकता है पेंटिंग का काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा बना सकते हो कि वो आपके लिए ठीक है। लेकिन आप ये नहीं सोचें कि नंबर मैप के हैं, नंबर आप जो लिखोगे उस मैटर के हैं। मैप सिर्फ एक रेफरेंस है, भाई मैप के साथ बनाते हो तो हो सकता है कि 4 मिले वहाँ 4.5 नंबर मिल जाए, 5 मिले वहाँ 5.5, आधे नंबर का फर्क रहेगा। वो भी सिर्फ बढ़िया मैप बनाने का नहीं, सिर्फ मैप बनाने का जिसमें आगे वाले की समझ में आना चाहिए। तो राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है अक्षांश वाला, जिसमें प्रयास ये करना हाड़ौती वाला भाग ऊपर है, सदन वाला पार्ट नीचे, हाड़ौती को नीचे ले आओगे इसका मीनिंग राजस्थान इधर से स्टार्ट होगा। फिर अब जैसे आपको ये ध्यान है कि राजस्थान के नीचे की ओर कंटिन्यूस चलोगे तो इंडिया के नीचे की ओर जाने पर क्या मिलेगा, 0 डिग्री। ये तो तय है कि हम 0 डिग्री के कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। नॉर्थ में इंडिया लगभग 8 डिग्री से और राजस्थान तक आते आते डिग्री कितने कंप्लीट हो जाते हैं, 23 डिग्री और 3 मिनट। नॉर्दर्न लेटीट्यूड यहाँ से राजस्थान स्टार्ट होता है, फिर कंटिन्यूस 24, 25, 26 यूँ ऊपर चलते चलते गंगानगर जब लास्ट में पॉइंट आएगा तब तक 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड। तो आप तो जो मेन यूनिट है उनको रटा करो, पहले 23 से 30 तक राजस्थान है, 23 से 23 से और 30 तक राजस्थान है, फिर धीरे धीरे याद करना 23 3 से लेकर और 30 12 तक। तो जो माइनर यूनिट है यानी छोटी यूनिट उनको बाद में, तो राजस्थान 23 से लेकर 30 तक, 23 3 से लेकर 23 12 तक राजस्थान। तो ये वाली जो लोकेशन है राजस्थान के सदन में कौन से डिस्ट्रिक्ट से, बांसवाड़ा। यहाँ एक गांव आता है बोरकुंडा, तो राजस्थान के नीचे की ओर कुंड है, अपने घर में भी नीचे कुंड होता है ना, टैंक होता है पानी का, तो राजस्थान के नीचे भी कुंड, कुंड की जगह कुंडा लिखना, बोरकुंडा। जैसे पश्चिम में कटरा, पाकिस्तान वालों में देखते हैं या तो वो काटेंगे या हम काटेंगे। अगर बाई चांस अपना कोई सैनिक घायल होता है, कटता है, तो इधर लाके सिलेंगे, सिलाना। तो अपने इधर सिलाना लोकेशन और इधर कटरा, नीचे क्या है बोरकुंड, कुंड है ऊपर कोना, कुंड और कोना। तो ये बोरकुंड कुंडा कहा जाता है, बोरकुंडा, और ये कोना विलेज, कोना गंगानगर का पार्ट। और ऊपर वाली जो ये लोकेशन है ये फिर गंगानगर कोना विलेज। अब ये वाला जो पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो ये राजस्थान में 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर।
अब आप में से कईयों को ये लगता है कि सर ये दोनों तो आपने देशांतर बता दिया ना, तो ये देशांतर नहीं है, ये डिस्टेंस है। ये दो लेटीट्यूड्स हैं और इन दो लेटीट्यूड्स के बीच के अपने डिस्टेंस बताइए कितने, 826। अब इन्हीं वैल्यूज को आप इसमें रखो कि राजस्थान में अक्षांश कहाँ से स्टार्ट है। 23 3 नॉर्दर्न लेटीट्यूड से 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड। ये स्थान कहाँ से स्टार्ट है? आवाज नहीं आई है। आ जाएगी आ जाएगी। 23 3 डिग्री ये स्थान कौन सा है? बोरकुंडा। बोरकुंडा को रिप्रेजेंट कौन सा डिस्ट्रिक्ट करेगा? बांसवाड़ा राजस्थान के कौन सी डायरेक्शन में है? सदर्न डायरेक्शन, दक्षिण में। इन वाले पॉइंट के ये वाले बिल्कुल अपोजिट हैं, ये मोस्ट सदर्न में। तो राजस्थान का दक्षिणी जिला कौन सा? दक्षिणी स्थान और दक्षिणी अक्षांश 23 3 बिल्कुल इनके अपोजिट है, 30 डिग्री और 12 मिनट। विलेज कौन सा? कोना विलेज। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? श्री गंगानगर। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ। अपोजिट है ना ये? जैसा ही मैंने बताया था, अक्षांशों में दो ही डायरेक्शन आएंगे, उत्तर और दक्षिण। और उत्तर दक्षिण के बीच के डिस्टेंस 826 किलोमीटर। इसका मीनिंग ये है कि इन स्थानों के बीच में और इन स्थानों के बीच में डिस्टेंस कितने? 826। कि राजस्थान के अक्षांश से दूरी यानी इससे और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 826। बोरकुंडा और कोना के बीच की डिस्टेंस 826, या बांसवाड़ा के दक्षिण पार्ट और गंगानगर के उत्तरी पार्ट के बीच के डिस्टेंस 826, और दक्षिण और उत्तर की डिस्टेंस 826। तो ये वाला फॉर्मेट आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर ये डायग्राम समझ में आ गए। तो राजस्थान 23 3 से लेके और 23 12 ये लिख लीजिएगा। तो घर जाइए लिखोगे। घर जाइए लिखो, तब तो बाद में ये एक डायग्राम है, ये भी बनाना है साथ में, ये भी फोटो लो। ये डायग्राम कर देना अभी, है ना? 2 मिनट बाद में आगे निकाल देना।